हेलो। हेलो एवरीवन। तो सेमीकंडक्टर्स आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर्स मैंने नॉर्मल लेक्चर्स में नहीं पढ़ाया है, तो मैं कोशिश करूंगा कि आराम आराम से बढ़िया बढ़िया से आप लोगों को हर एक चीज़ डिटेल में यहाँ पे पढ़ा सकूं। हम लोग टारगेट रखेंगे में कि 2 आवर्स में ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाए। चैप्टर देखो थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, थोड़ा सा लेंदी है। थ्योरेटिकल होने के कारण और लेंदी होने के कारण मुझे भी ये चैप्टर नहीं पसंद है, और शायद आपको भी ये चैप्टर ना पसंद हो। बट हाँ मैंने भी पढ़ा है, आपको भी पढ़ना पड़ेगा ताकि स्कोर हो सके। तो सेमीकंडक्टर में देखो, अगर तुमसे कुछ नहीं हो रहा है ना, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि एक्सरसाइज रट्टा मार लो। मतलब तुम्हें अगर आज का वन शॉट देखने के बाद भी अगर सेमीकंडक्टर में कुछ समझा तो अच्छी बात है, और नहीं समझा तो भी और अच्छी बात है तब तो। क्यों? क्योंकि रट्टा तो एट दी एंड मारना ही है। ठीक है, समझ गया तो ऑब्वियसली बहुत अच्छी बात है। नहीं समझा तो भी अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एट दी एंड रट्टा तो सबको मारना ही पड़ेगा। क्योंकि थ्योरेटिकल चीज़ें हैं, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप ये समझ सकते हो कि भाई इसमें ऐसा होता है, उसमें ऐसा क्यों होता है। लेकिन आपको ये तो रट्टा ही मारना पड़ेगा ना कि इसमें ऐसा करना ही पड़ता है, इसमें ऐसा करना ही पड़ता है। राइट। तो आपको अगर ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा है सेमीकंडक्टर में, तो आप लोग रट्टा मार लो चीज़ों को। तो सेमीकंडक्टर शुरू करते हैं हम लोग। ये सेमीकंडक्टर हम लोग शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहली बात, आप लोगों को 11 में सेमीकंडक्टर आधा था, इसमें सेमीकंडक्टर आधा है, तो बहुत सारी चीज़ें ऑब्वियस सी बात है आपके लिए नहीं होंगी। ठीक है। तो मैं आप लोगों को कुछ बेसिक्स बता देता हूँ। बेसिक्स मतलब सॉलिड स्टेट में जितना आपने सेमीकंडक्टर पढ़ा है उसकी तो आपको ज़रूरत पड़ेगी ही। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले वो सॉलिड स्टेट के सेमीकंडक्टर का तो थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूँ, है ना। तो सबसे पहली बात है, सेमीकंडक्टर होता क्या है जो कभी करंट को कंडक्ट करे, मतलब मीडियम लेवल पे कंडक्ट करे। इंसुलेटर्स एकदम कंडक्ट नहीं करते हैं, गुड कंडक्टर्स अच्छे कंडक्टर्स होते हैं। उनके बीच में आता है सेमीकंडक्टर, जो नॉर्मली मॉडरेटली कंडक्ट करता है। राइट, इसकी कंडक्टिविटी जो होती है वो कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बीच में आती है। ठीक है। तो सेमीकंडक्टर हमने दो टाइप के देखे थे, एक था इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक था एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है। ये मैं सॉलिड स्टेट के चैप्टर का बता रहा हूँ। एक था इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक था एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। व्हाट वाज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर? जो प्योर सेमीकंडक्टर है, जिसमें डोपिंग वगैरह नहीं हुई है, उसको बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और मान लो आपने सेमीकंडक्टर में कुछ कुछ डोपिंग कर दी। डोपिंग कर दी मतलब डोपिंग कर दी मतलब आपने क्या किया, उसके साथ कुछ कुछ इम्प्योरिटी को ऐड कर दिया, तो उसको हम बोलते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ये जब आप डोपिंग कर देते हो। डोपिंग आप दो तरीके से कर सकते हो। एक आप डोपिंग कर सकते हो ट्राइवेलेंट डोपिंग ग्रुप 13 के साथ, और एक आप डोपिंग कर सकते हो पेंटावेलेंट, है ना। इस तरीके से आप डोपिंग कर सकते हो। तो जब आप ट्राइवेलेंट डोपिंग करते हो तो आपका फॉर्म होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर। इतना तो पता होगा ना। ट्राइवेलेंट डोपिंग करते हो जब आप, तो आपका फॉर्म होता है यहाँ पे पी टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है। और जब आप पेंटावेलेंट डोपिंग करते हो तब आपका फॉर्म होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है। एन टाइप सेमीकंडक्टर बनता है, ये दोनों के दोनों एक्सटेंसिव होते हैं। ठीक है। जब आप ट्राइवेलेंट एटम से डोपिंग करते हो, मतलब ग्रुप 13 के एलिमेंट से, कौन हो गया, जैसे कि आपका फॉस्फोरस, नहीं नहीं। ठीक है। हाँ, जैसे ये हो गया आप लोगों का। ठीक है, तो ये आप लोगों का सेकंड, ये आपका 10th, ये आपका 11th। ठीक है। तो जैसे सिलिकॉन वगैरह से आप डोपिंग करो, ये ट्राइवेलेंट इनकी इम्प्योरिटी होती है। ठीक है, तो इनसे जब आप डोपिंग करोगे तो उसको बोलते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर कब? सॉरी, जब आपका ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी हो। तो ट्राइवेलेंट में जैसे आपका सिलिकॉन हो गया। ठीक है। और एन टाइप कब? जब आपका फॉस्फोरस वगैरह हो जाए, मतलब पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी होनी चाहिए। पेंटावेलेंट मतलब बेसिकली आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए? 5 होने चाहिए। अब ये थोड़ा सा देख लेना। ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया आप लोगों का पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है। अच्छा, तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में होता क्या है कि बेसिकली एक एटम है आपका। अभी ये ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी थी। एक इलेक्ट्रॉन के साथ इसकी शेयरिंग हो जाएगी, दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ इसकी शेयरिंग हो जाएगी, तीसरे इलेक्ट्रॉन के साथ इसकी शेयरिंग हो जाएगी। उसके बाद तो शेयरिंग करने के लिए कुछ बचा ही नहीं। यहाँ पे एक खाली एटम रह जाता है जिसको हम बोलते हैं होल्स। ठीक है। और ये जो होल होते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव करते हैं। ये पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है। फिर आपका जो एन टाइप सेमीकंडक्टर है उसमें क्या है? पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी है। भाई एक इलेक्ट्रॉन के साथ बाउंड हो जाएगा, दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ बाउंड हो जाएगा, तीसरे इलेक्ट्रॉन के साथ बाउंड हो जाएगा, चौथे इलेक्ट्रॉन के साथ बाउंड हो जाएगा। पांचवा इलेक्ट्रॉन था वो बाउंड ही नहीं होता है, तो उसको हम बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। और ये एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होने के कारण ये बिहेव करता है नेगेटिव चार्ज की तरह। मतलब वही इलेक्ट्रॉन के कारण ये बिहेव करता है नेगेटिव की तरह। ठीक है। तो बिहेव एज अ नेगेटिव चार्ज, तो बिहेव क्या ही करना है, ये तो इलेक्ट्रॉन है ही। तो इसमें इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये नेगेटिव चार्ज का होता है। ठीक है। और इसी नेगेटिव का एन उठा लो, इसलिए इसको बोलते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। और इसी पॉजिटिव का पी उठा लो, इसलिए इसको बोलते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी के साथ जब हम डोपिंग करते हैं, तो ट्राइवेलेंट में तीन ही इलेक्ट्रॉन होंगे उसके पास, तो तीन के साथ तो बॉन्डिंग हो जाएगी। जो चौथा इलेक्ट्रॉन होगा उसके साथ बॉन्डिंग करने के लिए कुछ कुछ रहेगा नहीं हमारे पास, है ना।
तो वहां पे एक फॉर्म हो जाता है होल, और ये जो होल होता है ये मोबाइल होता है, मूवेबल होता है, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर पाता है। बेसिक बातें चल रही है अभी तक, जो कुछ आपने सॉलिड स्टेट में पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो ये होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर, ये होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर। सो ये सब पूरा बेसिक था। अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग देखो क्या करेंगे, कभी अगर पी टाइप सेमीकंडक्टर के साथ एन टाइप सेमीकंडक्टर को जोड़ दें, एन टाइप सेमीकंडक्टर को जोड़ दें, तो उससे बनता है पीएन जंक्शन डायोड। उससे क्या बनता है, उससे बनता है पीएन जंक्शन डायोड। डायोड क्या होता है, डायोड मतलब बेसिकली जो एक केस में करंट को कंडक्ट करे और एक केस में कंडक्ट ना करे, ठीक है। तो कब करेगा कब नहीं करेगा, देखो, जब आपका, देखो पीएन का हम लोग रिप्रेजेंटेशन ऐसे करते हैं, ये इस तरीके से, ठीक है। ये है आपका पी और ये है आपका एन, ये जो सीधी लाइन है ये रिप्रेजेंट करती है एन को, एन टाइप सेमीकंडक्टर को, और ये जो ट्राइंगल टाइप है ये रिप्रेजेंट करता है पी टाइप सेमीकंडक्टर को। जब पी वाला साइड पॉजिटिव से जुड़ा हो, ठीक है, जब पी वाला साइड पॉजिटिव से जुड़ा हो, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे कंडक्ट करेगा करंट को, और इसको बोलते हैं फॉरवर्ड बायसिंग। इस कंडीशन को बोलते हैं फॉरवर्ड बायसिंग। इस केस में क्या होता है, ये करंट को अलाउ करता है, ठीक है, करंट को फ्लो करने के लिए अलाउ करता है। ध्यान से देखते जाना सब कुछ, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट कंडीशन, जब ये पी टाइप सेमीकंडक्टर जो साइड है वो किससे जुड़ा हो जाए, ये जुड़ा हो जाए नेगेटिव से, और ये जुड़ जाए पॉजिटिव से, ठीक है। तो इस केस में पी किससे जुड़ गया, नेगेटिव से जुड़ गया, तो भाई पी से पॉजिटिव होता है, पी से नेगेटिव नहीं होता है, तो ये उल्टा केस हो गया। तो इस केस में हो जाएगी रिवर्स बायसिंग, और रिवर्स बायसिंग होते ही ये करंट को अलाउ नहीं करेगा। यहाँ हो जाएगी रिवर्स बायसिंग, और रिवर्स बायसिंग हो गई तो ये करंट को अलाउ नहीं करेगा, मतलब करंट यहाँ पे फ्लो नहीं होगा, ठीक है। इसी कंसेप्ट का यूज करके हम लोग बनाते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर। अब समझते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर, मतलब रेक्टिफायर क्या होता है वो समझते हैं। जंक्शन डायोड वगैरह समझ गया। देखो फिर से बता देता हूँ, सेमीकंडक्टर दो टाइप के होते हैं, एक इंट्रिंसिक एक एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक मतलब जिसमें इम्प्योरिटी के साथ डोपिंग हो जाए, डोपिंग हो गई है तो उसे हम बोलेंगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और इस केस में डोपिंग दो टाइप की हो सकती है, एक ट्राइवेलेंट एटम के साथ, एक पेंटावेलेंट एटम के साथ। पेंटावेलेंट के साथ डोपिंग हुई तो उसको बोलते हैं एन टाइप। एन टाइप का जो एन है वो रिप्रेजेंट करता है कि इसके पास नेगेटिव चार्ज है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसके पास फ्री है। पी टाइप का जो पी है वो रिप्रेजेंट करता है एक पॉजिटिव चार्ज जो कि एक होल है, ठीक। अच्छा, अब जो पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर को हम जब जोड़ देते हैं तो उससे बनता है पीएन जंक्शन डायोड। डायोड इसे हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को कभी फ्लो कराता है कभी फ्लो नहीं कराता है। कब फ्लो कराता है, जब पी आपका कनेक्टेड हो पॉजिटिव साइड से। नहीं समझ पा रहे हो पॉजिटिव साइड का सेंस क्या है, पॉजिटिव साइड का सेंस ये है कि जैसे यहाँ पे आपने बैटरी बनाई, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल इस पी से कनेक्टेड हो, ये सेंस है, ठीक है। इस केस में फॉरवर्ड बायसिंग कहेंगे, मतलब ये करंट को कंडक्ट करेगा, और इस केस में करंट को कंडक्ट नहीं करेगा, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया दो केस, ठीक है। अभी हम लोग डिस्कस करते हैं व्हाट इज रेक्टिफायर। अब देखो रेक्टिफायर क्या होता है वो हम लोग समझने की पूरी कोशिश करेंगे, हो सकता है समझ में भी आ जाए। समझ में आ गई तो अच्छी बात है ना। देखो रेक्टिफायर क्या होता है, रेक्टिफायर ऐसा चीज है जो कि एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट कर देता है। ये क्या करता है, ये कन्वर्ट कर देता है एसी सिग्नल को डीसी सिग्नल में, या फिर एसी करंट को डीसी करंट में। एसी करंट डीसी करंट होता क्या है, आप जानते हो एसी करंट कैसा होता है। देखो एसी करंट ऐसा होता है, ठीक है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है अल्टरनेटिंग करंट। तो ये आपका अल्टरनेटिंग करंट जो अपना डायरेक्शन फॉरवर्ड रिवर्स करते रहता है, ठीक है, ये होता है आपका अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है, जो अपना डायरेक्शन बदलते रहता है। डायरेक्ट करंट क्या होता है, जो बेसिकली एक ही डायरेक्शन में चलता है, एक ही डायरेक्शन में चलता है, ये क्या होता है, ये होता है आपका डायरेक्ट करंट, ठीक है। अब हो सकता है बीच में कहीं पे फ्लक्चुएशन आए, मान लो कि बेसिकली जैसे ये ऐसे चल रहा था, यहाँ पे कम हो गया, यहाँ पे ज्यादा हो गया, यहाँ पे कम हो गया, यहाँ पे ज्यादा हो गया, यहाँ पे कम, यहाँ पे ज्यादा, यहाँ पे ज्यादा कम, ऐसा हुआ, ठीक है। फ्लक्चुएशन हो सकता है आए, ऐसा नहीं है कि भाई फ्लक्चुएशन आएगा ही नहीं, नहीं हो सकता है आए, फिर भी ये कहलाएगा डायरेक्ट करंट ही, क्योंकि अपना डायरेक्शन तो नहीं बदल रहा है। अल्टरनेटिंग करंट अपना डायरेक्शन बदलता है, लेकिन ये अपना डायरेक्शन नहीं बदलता है, ठीक है। तो रेक्टिफायर क्या करता है, इस एसी सिग्नल को डीसी सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। रेक्टिफायर दो टाइप का होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। पहला है आपका हाफ वेव रेक्टिफायर, और दूसरा है आपका फुल वेव रेक्टिफायर, ठीक है। एक होता है हाफ वेव रेक्टिफायर और एक फुल वेव रेक्टिफायर। तो ये करते क्या है बेसिकली, ये हाफ वेव को रेक्टिफाई करता है और ये फुल वेव को रेक्टिफाई करता है। अरे कहना क्या चाहते हो, कहना ये चाहता हूँ, जैसे मान लो तुम्हारा एसी सिग्नल ऐसा था, मान लो तुम्हारा एसी सिग्नल ऐसा था, ठीक है, ऐसा है, तो ये तुम्हारा एसी सिग्नल था। तो हाफ वेव रेक्टिफायर क्या करेगा, इसके हाफ वेव को जो नेगेटिव डायरेक्शन में है, ठीक है, यहाँ पे जो करंट नेगेटिव डायरेक्शन में है उसको छोड़ देगा, जो पॉजिटिव डायरेक्शन में करंट है उनको ऐसे कर देगा। अब ये हो गया ना डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट क्यों हो गया, क्योंकि बेसिकली अभी यहाँ पे नेगेटिव डायरेक्शन वाला करंट गायब सा हो गया है, ठीक है, तो इसको हम लोग डायरेक्ट करंट बोलेंगे। फुल वेव रेक्टिफायर क्या करता है, ये जो आपका पूरा ये करंट था ना, ये आपका अल्टरनेटिंग करंट था, फुल वेव रेक्टिफायर क्या करता है, यहाँ पे नीचे से इसको ऊपर ले आता है, तो ये ऐसे कराता है, ठीक है। अब ये कराता कैसे है वो देखने वाली बात है, कराता कैसे है वो देखने वाली बात है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर का केस। सबसे पहले हम लोग देखेंगे हाफ वेव
रेक्टिफायर का केस, और साथ में हम लोग टेक्स्ट बुक भी रीड करते चलेंगे, तो बेहतर होगा आप लोग अगर अपने साथ टेक्स्ट बुक लेकर बैठे हो तो अच्छी बात है, ठीक है। क्योंकि ये तो कंसेप्ट वगैरह हो गया, बट एट दी एंड टेक्स्ट बुक की लैंग्वेज मैटर करती है, तो एक बार मैं टेक्स्ट बुक भी रीड करूंगा। ठीक है, देखो। तो हाफ वेव रेक्टिफायर क्या करता है, एसी सिग्नल को डीसी सिग्नल में कन्वर्ट करेगा। तो मान लो तुम्हारा ऐसे अल्टरनेटिंग करंट है, ये हो गया तुम्हारा अल्टरनेटिंग करंट। तो हाफ वेव रेक्टिफायर का सेटअप कैसे होता है, देखो। हाफ वेव रेक्टिफायर का सेटअप कैसे होता है, देखो। मान लो ये सर्किट है आपका, मान लो ये आपका सर्किट है, ठीक है। यहाँ पे एसी एसी करंट लगा हुआ है, मान लेते हैं ये पॉजिटिव डायरेक्शन, ये नेगेटिव डायरेक्शन, ठीक है। हम क्या करते हैं ना, यहाँ पे पीएन जंक्शन डायोड लगा देते हैं। हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक पीएन जंक्शन डायोड लगा देते हैं, और ये रहा रेजिस्टेंस। और यहाँ पे हमने क्या किया, हमने एक पीएन जंक्शन डायोड लगा दिया। पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है वो आपको पता ही है। मान लो ये पोलैरिटी इस समय इसकी पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ये आपका एक एसी सोर्स है, ठीक है। तो पॉजिटिव से करंट यहाँ से निकला, यहाँ से पॉजिटिव करंट पहुंचा पॉजिटिव साइड से, तो यहाँ पे जो आपका पी है वो पॉजिटिव से कनेक्टेड है। तो क्या करेगा डायोड, क्या करेगा, डायोड करंट को अलाउ कर देगा, ठीक है। तो मान लो सोर्स करंट आपका ऐसे आया था, ग्राफ में देखो, जो ग्राफ बनाया है ऊपर उधर देखो, ये देखो यहाँ पर, ठीक है। ये आप लोगों का करंट जो आया था ऐसे, ठीक है। करंट वो अलाउ कर देगा क्योंकि पी जो है वो पॉजिटिव से कनेक्टेड है। पी यहाँ पे पॉजिटिव से कनेक्टेड है और एन यहाँ पे नेगेटिव से कनेक्टेड है। बेसिकली पहले क्या करेगा, ये पहले करंट को ऐसे फ्लो करा देगा। चलो करंट फ्लो हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, अब क्या होगा, अब एसी सोर्स है तो इसकी पोलैरिटी अब चेंज होगी, तो ऊपर आ जाएगा नेगेटिव, नीचे आ जाएगा पॉजिटिव। तो अब यहाँ पॉजिटिव से करंट शुरू होगा, यहाँ से ऐसे 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 करके यहाँ पे करंट पहुंचेगा। तो अब की बार आप देखो तो पी से कनेक्टेड है नेगेटिव साइड, अब की बार पी से कनेक्टेड है नेगेटिव साइड। तो अगर पी से नेगेटिव साइड कनेक्टेड है तो ये हो गया अब रिवर्स बायस में। क्या हो गया अब ये हो गया रिवर्स बायस में, तो करंट को फ्लो नहीं कराएगा। तो जब तक अब पोलैरिटी दोबारा नहीं चेंज होती तब तक करंट नहीं फ्लो होगा, ठीक है। चलो मान लो कुछ टाइम के बाद अगेन पोलैरिटी चेंज हुई, तो अगेन ऊपर हो गया पॉजिटिव साइन, नीचे हो गया नेगेटिव साइन। तो अब जो पी है आपका वो पॉजिटिव से कनेक्टेड है, तो अब क्या हो गया आपका, अब हो गया आपका फॉरवर्ड बायस। तो फॉरवर्ड बायस है तो अब करंट को अलाउ कर देगा, ये करंट इस तरीके से फ्लो हुआ, ठीक है। फिर जब रिवर्स बायस हुआ तो फिर करंट नहीं फ्लो होगा, फिर फॉरवर्ड, फिर करंट फ्लो होगा। तो इस तरीके से आधा सिग्नल रेक्टिफाई हो जाता है, तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। फील हुआ, क्लियर हुआ हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है। हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है बेसिकली, जैसे हम लोग क्या करते हैं इस सर्किट में, ठीक है। चलो एक और बार देख लो, ये आपका सर्किट है, एसी सोर्स है, ठीक है। यहाँ पे हमने पीएन जंक्शन डायोड लगा दिया और यहाँ पे कोई एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। हम लोग मान लेते हैं एसी सोर्स की पहले जो पोलैरिटी थी वो तो प्लस माइनस है इस तरीके से, और ये आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर, ये आपका एन टाइप। तो प्लस वाला जो है वो देखो पी से डायरेक्ट कनेक्टेड है, यहाँ पे पॉजिटिव वाला टर्मिनल जो है वो पी से यहाँ पे कनेक्टेड है। तो अगर पॉजिटिव पी से कनेक्टेड है तो ये हो गया फॉरवर्ड बायस। तो जब तक ये फॉरवर्ड बायस है तब तक करंट फ्लो होगा, तो ये करंट पूरी तरीके से फ्लो हुआ, इस तरीके से इसका ग्राफ बना। अब जब करंट फ्लो हो गया, मैक्सिमम पर चला के मैक्सिमम पर आ गया, ठीक है, मिनिमम पर आ गया, तो ऑब्वियसली पोलैरिटी चेंज होगी, तो अब ये हो गया नेगेटिव पॉजिटिव। तो अब जो आपका पी है वो नेगेटिव से कनेक्टेड है, तो जब आपका पी नेगेटिव से कनेक्ट हो गया तो अब ये हो गया रिवर्स बायसिंग। अब जब रिवर्स बायसिंग हो गया तो करंट फ्लो नहीं होगा, तो यहाँ तक करंट कोई फ्लो नहीं होगा। अब अगेन जब पोलैरिटी बदलेगी तो फिर से करंट फ्लो होगा इस तरीके से, फिर से जब आपका पोलैरिटी बदल जाएगी तो फिर से करंट नहीं फ्लो होगा, फिर से फ्लो होगा, फिर से फ्लो नहीं होगा, इस तरीके से ये होता है आपका हाफ वेव रेक्टिफायर। क्लियर है। चलो, तो आई होप आप लोगों को हाफ वेव रेक्टिफायर समझ में आ गया होगा। अब देखो फुल वेव रेक्टिफायर में क्या होता है ना, फुल वेव रेक्टिफायर में ये जो बच रहा था, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट जो बच रहा था, ये वाला पार्ट भी हम लोग फुल करने की कोशिश करते हैं। और वो कैसे करते हैं वो मैं नीचे आपको बताता हूँ। इसमें हम लोग दो सोर्सेज की और दो डायोड्स की हेल्प लेते हैं फुल वेव रेक्टिफायर में, ठीक है। इसमें हम लोग दो सोर्सेज की हेल्प लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे होता है प्राइमरी सोर्स, ठीक है, जिसमें करंट फ्लो हो रहा है। और फिर इसके सामने हम लोग रखते हैं अपना सेकेंडरी सोर्स, जिसमें करंट इंड्यूस होगा इस प्राइमरी सोर्स के कारण, मतलब ईएमआई वाला कंसेप्ट है बेसिकली, ठीक है। यहाँ पे हम लोग पहला डायोड लगाते हैं, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे अपना दूसरा डायोड लगाते हैं। कहाँ पर, मिटाना पड़ेगा, रुको। ठीक है, यहाँ पे हम लगाते हैं अपना दूसरा डायोड। ये हो गया आपका दूसरा डायोड, ये हो गया पी, ये हो गया एन, ये हो गया पी, ये हो गया एन, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग कनेक्ट करते हैं एक रेजिस्टेंस, दैट इज लोड रेजिस्टेंस, ठीक है। अच्छा, अब मान लेते हैं कि भाई ये जो आपका इंडक्टर है ये क्या है, ये बेसिकली कॉइल जो बनी हुई है ये आपका बेसिकली इंडक्टर ही है ना। ठीक है, आ जाओ कंटिन्यू करते हैं। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था, ये आपका पीएन पीएन ऐसे कनेक्टेड है, यहाँ पे एक लोड रेजिस्टेंस लगा हुआ है। तो देखो होता क्या है, अब ये जो आपका प्राइमरी सोर्स है और ये आपका सेकेंडरी सोर्स है, तो यहाँ से इसमें करंट इंड्यूस हुआ, ठीक है। मान लेते हैं करंट इस तरीके से इंड्यूस हुआ, तो ये करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। तो करंट जब ऐसे फ्लो कर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि बेसिकली ये आपकी पॉजिटिव साइड हो गई, ये नेगेटिव साइड हो गई। करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो होता है, ये तो मान लेते हैं अभी करंट ऐसे फ्लो हो रहा है। करंट ऐसे फ्लो हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ जो आपका पी है वो पॉजिटिव से कनेक्टेड है, तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, ये बिहेव करेगा फॉरवर्ड बायसिंग की तरह, ठीक है। और ये नेगेटिव यहाँ पे पी के साथ कनेक्टेड है, तो जो दूसरा वाला डायोड डी2 है, ये आपका डायोड डी1 है, ये और आपका डायोड डी2 है। तो जब डायोड डी2 है वो किसकी तरह बिहेव करेगा, वो बिहेव करेगा रिवर्स बायस की तरह।
अगर ये रिवर्स बायस की तरह बिहेव करेगा तो इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं होगा, और इसमें करंट इस तरीके से फ्लो होगा, इस डायरेक्शन में यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो शुरू में जब इसकी पोलैरिटी ऐसी थी तो यहाँ पे करंट मान लेते हैं ऐसे फ्लो हुआ। अब पोलैरिटी चेंज हुई, मान लेते हैं अभी पोलैरिटी चेंज हुई, ठीक है, तो अभी पोलैरिटी हो गई इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से हो गई, तो अब ये प्लस माइनस हो गई। तो अब क्या हुआ बेसिकली, अब सेकंड केस, केस टू में क्या हुआ, केस टू में आपका जो नेगेटिव साइन था वो पी से कनेक्टेड है ऊपर की तरफ। तो ऊपर वाला डायोड डी1 क्या करेगा, अब डायोड डी1 बिहेव करेगा रिवर्स बायस की तरह। ठीक है, और जो पॉजिटिव है नीचे वाला डी2 की तरफ वो पी से कनेक्टेड है, तो जो डायोड डी2 है वो किसकी तरह बिहेव करेगा, वो बिहेव करेगा फॉरवर्ड बायस की तरह। ठीक है, तो यहाँ से करंट ऐसे रिलीज होगा और इस तरीके से जाएगा करंट। तो यहाँ से देखो, पिछले बार भी करंट का डायरेक्शन लोड रेजिस्टेंस में इसी की तरफ था, और अब की बार भी करंट का डायरेक्शन लोड रेजिस्टेंस में इसी तरफ है, तो डायरेक्शन सेम है, बेसिकली अब की बार भी ऐसा आ जाएगा। फिर जब तीसरे केस में फिर से जब इसकी पोलैरिटी बदलेगी, तो फर्स्ट वाला डायोड एक्टिव हो जाएगा, तो फिर से ऐसा हो जाएगा। सेकंड केस में डी2 एक्टिवेट हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। थर्ड केस में, फिफ्थ केस में डी1 है, डी2 है, डी1 है, फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है, तो ये होता है आपका फुल वेव रेक्टिफायर। क्लियर हो गया। होता क्या है, इसमें हम लोग दो डायोड लगाते हैं ना, तो डायोड डी1 फर्स्ट केस में फॉरवर्ड बायस होता है, डी2 रिवर्स बायस होता है, तो डी2 से करंट फ्लो नहीं करता है, डी1 से करंट फ्लो करता है। डायरेक्शन उसका यही होता है। इस डायरेक्शन को क्या बोल सकते हैं हम लोग, क्लॉकवाइज नहीं, क्लॉकवाइज नहीं, राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट है। ठीक है, अब दूसरे केस में क्या हुआ, जब पोलैरिटी चेंज हुई, इंडक्टर में नेगेटिव पॉजिटिव साइन आ गया, तो बेसिकली जो आपका डायोड डी2 था वो एक्टिवेट हुआ, लेकिन अभी भी करंट का डायरेक्शन लोड रेजिस्टेंस में नेगेटिव से, मतलब राइट से लेफ्ट की तरफ है, राइट से लेफ्ट की तरफ अभी भी डायरेक्शन है। ठीक है, तो बेसिकली करंट का डायरेक्शन चेंज हुआ नहीं, बस उसका मैग्नीट्यूड ऊपर नीचे हो रहा है, तो बस हमने एसी से डीसी में कन्वर्ट कर दिया। रेक्टिफायर क्या करता है, एसी से डीसी सिग्नल में कन्वर्ट करता है, ये होता है फुल वेव रेक्टिफायर। अब थोड़ा सा हम लोग टेक्स्ट बुक पर आ जाते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आते हैं। ठीक है, ये आपको बेसिकली एक चार्ट बना कर दिया गया है और कुछ नहीं। ठीक है, हाफ वेव रेक्टिफायर देखो यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, सॉरी ये फुल वेव रेक्टिफायर नहीं है, हाफ वेव रेक्टिफायर है। जैसे वही बोला है कि यहाँ पे आपका एसी सोर्स था, यहाँ से इंड्यूस हुआ करंट यहाँ पे सेकेंडरी सोर्स में, हालांकि इतना कुछ करने की जरूरत नहीं थी और नॉर्मली भी बता सकते थे एक ही सर्किट से। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे करंट इंड्यूस हुआ, तो ये पॉजिटिव साइड, ये नेगेटिव साइड, पॉजिटिव वाला यहाँ पे डायोड के पी टाइप से कनेक्टेड है, तो यहाँ पे करंट ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, इस तरीके से करंट फ्लो हो जाएगा। लेकिन जब ये उल्टा होगा, पोलैरिटी चेंज होगी, तो करंट फ्लो नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए इसको बोलते हैं रिवर्स हाफ वेव रेक्टिफायर। ठीक है, तो कभी भी आपको रेक्टिफायर का क्वेश्चन आए तो उसमें क्या करोगे, सबसे पहली बात आप रेक्टिफायर का डेफिनेशन लिखोगे, रेक्टिफायर क्या करता है, एसी सिग्नल को डीसी सिग्नल में कन्वर्ट करना है। फिर दूसरी बात, आपको ये डायग्राम वहां पे बनाना है। आप मेरा वाला डायग्राम बना दोगे तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आप क्या करोगे, एक्सप्लेनेशन लिखोगे। अगर आपने मेरा वाला डायग्राम बनाया है तो आपको सिर्फ सर्किट सर्किट डिफाइन करना है, बट अगर आपने टेक्स्ट बुक का डायग्राम बनाया है तो आपको डिफाइन करना पड़ेगा, ये प्राइमरी कॉइल, ये सेकेंडरी कॉइल, तो इसमें आप लोगों को लिखना पड़ेगा। ठीक है, वही सेकेंडरी कॉइल जो है वो डायोड के साथ लगाया जाता है, डायोड का पी टाइप उसके साथ कनेक्टेड है, तो पहले केस में फॉरवर्ड बायस की तरह बिहेव करता है, जिसके कारण करंट अलाउ हो जाता है। सेकंड केस में उसे रिवर्स बायस की तरह बिहेव करता है, जिसके कारण करंट फ्लो नहीं करता है, तो इसीलिए हाफ वेव रेक्टिफायर बोलते हैं। और इतना सब लिखने के बाद आपको लिखना है हेंस हाफ साइकिल इज रेक्टिफाइड। उसके बाद आप लोगों को ये डायग्राम बना देना है कि इनपुट वोल्टेज ऐसा था और आउटपुट वोल्टेज ऐसा बना। करंट भी बना सकते हो, वोल्टेज भी बना सकते हो, कोई वो नहीं है। ठीक, अच्छा, फुल वेव रेक्टिफायर में क्या हुआ बेसिकली, देखो इसमें थोड़ा सा डायग्राम अलग है, बट बातचीत वही है। देखो ये आपका डायोड डी1 है और ये आपका डायोड डी2 है। ठीक है, तो यहाँ पे बात वही है, ये पॉजिटिव साइड जब इससे कनेक्टेड है, मतलब ये बेसिकली जब पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ बिहेव कर रहा है, तो ये आपका रिवर्स बायस हो गया, तो इससे करंट फ्लो नहीं करेगा, इससे करंट फ्लो कर जाएगा। फिर सेकंड केस में ये आपका नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, तो इस इधर से केस नहीं, इधर से करंट फ्लो नहीं करेगा और इधर से करंट फ्लो कर जाएगा। सो दिस इज इट अबाउट हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर। इसका देखो डायग्राम ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ये डायोड डी1 क्या करेगा, दो साइकिल को रेक्टिफाई करेगा, डायोड डी2 दूसरे साइकिल को रेक्टिफाई करेगा, और इस तरीके से टोटल आउटपुट जो है वो 4 का हो जाएगा। तो कभी भी आपको रेक्टिफायर का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आप डेफिनेशन लिखोगे क्या होता है रेक्टिफायर, उसके बाद आप लोग लिखोगे, आप लोग इसका सर्किट बनाओगे, सर्किट बनाने के बाद आप इसके बारे में 6 से 7 पॉइंट लिखो या 5 से 6 पॉइंट लिखो, उसके बाद आप ग्राफ बना दो, इतना कर दोगे 5 नंबर मिल जाएगा। हालांकि 5 नंबर का आएगा नहीं, 4 नंबर का ही आता है। ठीक है, तो मतलब बेसिकली का आंसर कंप्लीट होना चाहिए। उसके अलावा सर्किट और ग्राफ बना दोगे तो फुल मार्क्स मिलने की फुल गारंटी है। तो समझिए फुल वेव रेक्टिफायर काम कैसे करता है। फर्स्ट केस में डायोड डी1 एक्टिवेट होता है, उसके कारण हो जाता है। सेकंड केस में डी2 एक्टिवेट होता है, उसके कारण हो जाता है। एक्टिवेट मतलब फॉरवर्ड बायस। ठीक है, सो दिस इज इट अबाउट हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर। अच्छा, यहाँ पे एक रिपल रिपल फैक्टर करके टर्म आया है। रिपल फैक्टर क्या होता है, रिपल फैक्टर इज द आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी कंपोनेंट पर यूनिट आरएमएस वैल्यू ऑफ डीसी कंपोनेंट। डीसी का क्या ही आरएमएस। ठीक है, तो एसी अपॉन डीसी कर दोगे तो आपको मिलता है रिपल फैक्टर। अच्छा, तो यहाँ पे एडवांटेजेस दिए हुए हैं, इसको आप लोग पढ़ लेना। ठीक, अच्छा, ओके, तो यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि रिपल फैक्टर जो होता है फुल वेव रेक्टिफायर का वो कम होता है, मतलब बेसिकली जो फ्लक्चुएशन हो रहा है ना उसको रिपल फैक्टर बोलते हैं, तो फ्लक्चुएशन इसमें कम होता है फुल वेव रेक्टिफायर में। अच्छा, नेक्स्ट आपको दिया हुआ है फिल्टर सर्किट्स। तो फिल्टर सर्किट क्या होता है बेसिकली,
फिल्टर सर्किट दैट इज कैपेसिटर फिल्टर। पढ़ते हैं हम लोग फिल्टर सर्किट क्या होता है। देखो जैसे आप लोगों का जो एसी सिग्नल था वो क्या था। फिल्टर सर्किट क्या था आपका, देखो फिल्टर सर्किट समझने से पहले हम लोग समझते हैं, जैसे आपका एसी कंपोनेंट जो है, एसी करंट, वो कैसे चलता है, ऐसे चलता है। ठीक है। एसी से जब आपने डीसी में इसको रेक्टिफाई किया तो ये कैसा बना, ये ऐसा बना। फुल वेव रेक्टिफायर से मान लो आपने रेक्टिफाई किया तो ये ऐसा बना। लेकिन होता क्या है कि बेसिकली यहाँ पे फ्लक्चुएशन तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि इसका डायरेक्शन मान लो एक हो गया, ठीक है, डायरेक्शन मान लो इसका फिक्स हो गया, तो डीसी करंट तो ये बन गया, मतलब डायरेक्ट करंट तो ये बन गया, लेकिन उसके बावजूद इसका जो फ्लक्चुएशन है वो बहुत ज्यादा है। इसका जो फ्लक्चुएशन है वो काफी ज्यादा है। तो फिल्टर सर्किट क्या करता है ना, इस फ्लक्चुएशन को एकदम से खत्म कर देता है। ठीक है, तो इसमें कैपेसिटर वाला सर्किट आपको दिया हुआ एग्जाम्पल में, तो उसको हम लोग समझते हैं। देखो मान लो आप लोगों का सर्किट कुछ इस तरीके से है। इस सर्किट में हम क्या करते हैं, कैपेसिटर ऐड करते हैं, और यहाँ पे इस तरीके से आपका यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ऐड करते हैं। ठीक है। अच्छा, तो ये आपका कैपेसिटर है, और इसका जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होगा, ठीक है, इसका जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होगा वो क्या होगा, 1/c ओमेगा। ये हो जाएगा 1/2 पाई एफ सी। ये होगा इसका कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ठीक है। और यहाँ पे आपका एसी टू डीसी आपका आ रहा है। ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, इतना तो समझा ना, ये सर्किट तुम्हें समझा। ये सर्किट में हमने एक कैपेसिटेंस जोड़ा, एक रेजिस्टेंस जोड़ा। फिल्टर सर्किट क्या करता है वो तुम्हें थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। मुझे एक बात बताओ, मान लो अगर कभी किसी की फ्रीक्वेंसी जीरो हो गई, तो एक्स की वैल्यू उसमें क्या हो जाएगी, अगर फ्रीक्वेंसी डाल दो तो एक्सी हो जाएगा 1/0, तो एक्सी नियरली इनफाइनाइट हो जाएगा। मतलब अगर कभी फ्रीक्वेंसी जीरो हो गई तो उस केस में कैपेसिटिव रिएक्टेंस इनफाइनाइट हो जाएगा, मतलब वो करंट को फ्लो होने ही नहीं देगा अपनी तरफ से। और अगर आपको पता हो तो डायरेक्ट करंट के लिए जो फ्रीक्वेंसी होती है वो जीरो होती है, क्योंकि ये जो होता है डायरेक्ट करंट, इसमें फ्लक्चुएशन वगैरह जैसी चीजें नहीं होती है। एसी में जरूर फ्रीक्वेंसी नॉन जीरो होती है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो आपका कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर से सिर्फ और सिर्फ एसी करंट ही पास हो पाएगा, और जो पूरा का पूरा डीसी करंट है वो कैपेसिटर से पास नहीं होगा, कैपेसिटर से अलाउड ही नहीं होगा वो। क्यों? क्योंकि कैपेसिटर जो होता है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, सॉरी, जो डीसी डीसी होता है, मतलब जो डायरेक्ट करंट होता है उसकी फ्रीक्वेंसी जीरो होती है। तो अगर फ्रीक्वेंसी जीरो है तो कैपेसिटर का एक्सेसी रिएक्टेंस वो इनफाइनाइट हो गया, तो वहां से डीसी जा ही नहीं सकता। इसका मतलब ये है कि जो पूरा का पूरा डीसी है वो इस आरएल से चला जाएगा, पूरा का पूरा डीसी आरएल से चला जाएगा, और पूरा का पूरा एसी इस कैपेसिटर से चला जाएगा। ठीक है। तो फिल्टर सर्किट का वर्क क्या होता है, एसी और डीसी को सेपरेट करना, एसी और डीसी को सेपरेट करना। क्लियर। एसी और डीसी को सेपरेट कर देता है आपका फिल्टर सर्किट। तो यहाँ पे हुआ क्या कि पूरा का पूरा एसी करंट कैपेसिटर से चला गया, क्योंकि जो पूरा का पूरा डीसी करंट था वो रेजिस्टेंस से जा रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे अगर हम लोग आउटपुट ग्राफ बनाएं, ठीक है, इस सर्किट का, तो उसमें डीसी करंट थोड़ा सा रेक्टिफाई हो गया, फ्लक्चुएशन हालांकि तब भी रहेगी लेकिन ऑलमोस्ट रेक्टिफाई हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, फ्लक्चुएशन का रीजन क्या है, अब फ्लक्चुएशन का क्या रीजन है, अब फ्लक्चुएशन का ये रीजन है कि डायरेक्ट करंट तो कैपेसिटर से नहीं जा सकता, लेकिन अल्टरनेटिंग करंट तो रेजिस्टेंस से जा सकता है ना। तो थोड़ा सा इनफाइनाइटली स्मॉल करंट एसी का, थोड़ा सा नियरली जीरो करंट जो है वो इस आरएल से पास हो ही जाता है, लोड रेजिस्टेंस से पास हो ही जाता है। ठीक है। लोड रेजिस्टेंस क्या होता है, अरे एक रेजिस्टेंस होता है ऐसा मान लो। ठीक है, तो यहाँ से थोड़ा सा तो एसी करंट पास हो ही जाता है, जिसके कारण डीसी में थोड़ा सा फ्लक्चुएशन आता है। लेकिन जो डीसी होता है वो थोड़ा भी पास नहीं होता है इस कैपेसिटर से। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, आप सेपरेट कर सकते हो अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट से। सो दिस इज इट अबाउट फिल्टर सर्किट। आई होप आपको चीजें समझी होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे वही दिया हुआ है भाई, देखो यहाँ पे कैपेसिटर लगा रखा है, और यहाँ पे एक अल्टरनेटिव, यहाँ पे एक लोड रेजिस्टेंस लगा रखा है, और ये हो गया आपका रेक्टिफायर। तो हुआ ये कि एसी जो है वो रेक्टिफाई होकर डीसी बन के आया। लेकिन जब ये डीसी बन के आया तो अभी भी इसके पास ये तो था ही, ये वाला फ्लक्चुएशन तो था ही इसके पास अभी भी। तो ये वाले फ्लक्चुएशन को अलग करने के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, फिल्टर सर्किट। ठीक। चलो, तो आई होप आप लोगों को फिल्टर सर्किट, कैपेसिटर, फिल्टर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग जेनर डायोड पे। जेनर डायोड क्या होता है, जेनर डायोड है जंक्शन ब्रेकडाउन है, जेनर ब्रेकडाउन है, कोई दिक्कत नहीं है, जेनर डायोड कैरेक्टरिस्टिक है, कोई दिक्कत नहीं है। जेनर डायोड वोल्टेज रेगुलेटर की तरह है, ठीक है, वर्किंग है, एप्लीकेशन है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो जेनर डायोड बहुत ही चिंदी सी चीज है, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। सो व्हाट इज जेनर डायोड, जेनर डायोड समझने से पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों को पीएन जंक्शन डायोड की थोड़ी सी वर्किंग में बता दूं, थोड़ा सा फील दे दूं आपको पीएन जंक्शन डायोड के बारे में। तो पीएन जंक्शन डायोड में आपको पता है कि एक पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है, जिसमें डोपिंग होती है ट्राइवेलेंट एटम के साथ, और एक आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर होती है जिसमें डोपिंग होती है पेंटावेलेंट एटम के साथ। ठीक है। तो होता क्या है बेसिकली, यहाँ पे आपका एटम है पी टाइप में,
एक इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्डिंग कर लेता है, दूसरे के साथ कर लेता है, तीसरे के साथ कर लेता है, लेकिन अब सामने वाले के पास कोई इलेक्ट्रॉन तो बचा नहीं, तो यहाँ पे एक होल रह जाता है जो कि बिहेव करता है पॉजिटिव चार्ज की तरह। ठीक है, सब बता चुका हूँ मैं आपको। यहाँ पे एटम होता है, एक इलेक्ट्रॉन से कर लिया, दूसरे से कर लिया, तीसरे से कर लिया, चौथे से कर लिया, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन अभी भी रह गया। तो ये जो इलेक्ट्रॉन होता है ये फ्री इलेक्ट्रॉन की तरह बिहेव करता है, लूजली बाउंडेड होता है, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन की तरह बिहेव करता है। ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे ये जो होल है और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये फ्री टू मूव है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एंड होल्स आर फ्री टू मूव। ठीक है। अच्छा, तो होता क्या है बेसिकली, जैसे आप एक पी टाइप और एक एन टाइप को जब कनेक्ट करते हो ना, तो होता क्या है, देखो ये आपका पी टाइप है, ये ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ये चीज अगर आपको समझ में आ गई तो जीना डायोड क्या होता है वो बहुत ही अच्छे से समझ जाओगे, और पूरा फील आ जाएगा तुम्हें जीना डायोड का। ठीक है, तो मैंने इसको नॉर्मल लेक्चर्स में कराया नहीं, क्या मतलब आलस का नतीजा है। देखो पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर आपका, ठीक है, पी टाइप है तो ऑब्वियसली इसमें बहुत सारे होल्स होंगे, इलेक्ट्रॉन के साथ तो बॉन्डिंग हो गई, तो फ्री क्या है, होल्स, तो पी टाइप में ढेर सारे होल्स होंगे, तो हम लोग होल्स बना लेते हैं यहाँ पे, ये हो गए आपके होल्स। ठीक। अच्छा, एन टाइप सेमीकंडक्टर है तो इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो इसमें हम बना लेते हैं ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स, तो इसमें होंगे ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से। ठीक है। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो होता क्या है कि बेसिकली यहाँ पर फॉर्म हो जाती है एक डिप्लेशन लेयर, यहाँ पर एक बीच में फॉर्म हो जाती है डिप्लेशन लेयर, और इस डिप्लेशन लेयर के आने का रीजन क्या है, डिप्लेशन लेयर मतलब जहां पर कोई चार्ज कैरियर ना हो, नो चार्ज कैरियर्स, मतलब ना यहाँ पे होल्स हो ना यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हो, तो यहाँ पे क्या आ जाता है, एक डिप्लेशन लेयर आ जाता है। अब देखो यहाँ पे ये जो पी टाइप सेमीकंडक्टर है और ये जो एन टाइप सेमीकंडक्टर है, जो इसके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना वो थोड़े से उस तरफ पहुंच जाते हैं, और ये जो पी टाइप के होल्स है वो थोड़े से इस तरफ आ जाते हैं, तो यहाँ पे इस तरीके से एक रीजन बनता है। ठीक है, यहाँ पे आ जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स, देखो यहाँ पे आ जाते हैं आपके थोड़े से इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे आ जाते हैं आपके होल्स। ठीक। अच्छा, अगर ऐसा हुआ तो इसका मतलब ये है कि ये नेगेटिव साइड बन गई, ये पॉजिटिव साइड बन गई, तो अब ध्यान से देखना इस चीज को, ध्यान से देखना। अच्छा, आए क्यों, आप ऐसे समझ सकते हो कि आपके होल्स थे मतलब पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स हैं, तो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होकर थोड़े से यहाँ से आ गए, और होल्स यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स है तो इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्ट होकर होल्स थोड़े से इस तरफ चले गए, थोड़े से होल्स इस तरफ चले गए एन टाइप में, थोड़े से होल्स इधर आ गए पी टाइप में। ठीक है, तो अब हुआ क्या, बेसिकली यहाँ पे पूरा नेगेटिव चार्ज बन गया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बन गया। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहाँ से हो रहा था, इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा था इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पे एक करंट बन जाता है इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में, किससे किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। ठीक है, यहाँ पे एक करंट बन जाता है इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में, जिस करंट को हम बोलते हैं डिफ्यूजन करंट। इस करंट को हम क्या बोलते हैं, इस करंट को हम बोलते हैं डिफ्यूजन करंट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो था वो आपका इस तरफ से इस तरफ आ रहा था, तो एक करंट तो जरूर बनेगा, और करंट का डायरेक्शन क्या होता है, करंट का डायरेक्शन अपोजिट टू इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन होता है, पता थी ये चीज। ठीक है, तो आपका इलेक्ट्रॉन, आपका जो करंट है वो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा, तो पी टाइप से एन टाइप की तरफ आपका एक करंट फॉर्म हो जाता है जिसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन करंट। ठीक है, अब करंट फॉर्म हुआ है तो यहाँ पे कोई ना कोई एक पोटेंशियल भी फॉर्म होगा, करंट फॉर्म हुआ है तो यहाँ पे एक पोटेंशियल भी फॉर्म होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं बैरियर पोटेंशियल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं बैरियर पोटेंशियल या फिर पोटेंशियल बैरियर। ठीक है। अच्छा, तो ये बेसिक बेसिक चीजें क्लियर हो गई। ये आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर हुआ जिसमें बहुत सारे होल्स थे, ये आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर हुआ जिसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन थे, अट्रैक्शन के कारण थोड़ा सा इधर उधर हुआ, बीच में एक रीजन ऐसा बनता है जहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन कोई चीजें नहीं होती है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं डिप्लीशन लेयर। ठीक है, जहाँ पे कोई चार्ज कैरियर ना हो, अब एक तरफ होल्स पूरे शिफ्ट हो गए, एक तरफ इलेक्ट्रॉन्स पूरे शिफ्ट हो गए हैं। ठीक है, तो बेसिकली अब सीन क्या है कि इनके बीच में एक पोटेंशियल बन रहा है जिसको हम बोलते हैं बैरियर पोटेंशियल, और यहाँ पे करंट का फ्लो होता है जिसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन करंट। इतना क्लियर है। अच्छा, अभी हम क्या करेंगे, इस पीएन जंक्शन डायोड को हम लोग कनेक्ट कर देंगे सर्किट से, इस चीज को, इस पूरे के पूरे सेटअप को हम क्या करते हैं, सर्किट से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, ओके, तो अभी हम लोग क्या करते हैं, इस पूरे के पूरे सेटअप को, इस पूरे सेटअप को हम लोग कनेक्ट करते हैं सर्किट से, तो ये सेटअप पूरा बनाना पड़ेगा मुझे दोबारा से। ठीक है, तो मान लो ये आपका सेटअप हो गया, चलो ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, बहुत ही तगड़ी सी चीज बताने वाला हूँ। ठीक है, ये आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर था, ये आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर था। ठीक है, अब यहाँ एन टाइप है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। चलो, तो ये हो गए आपके इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और ये आपका पी टाइप था तो यहाँ पे होंगे बहुत सारे होल्स। चलो, बना लिए मैंने बहुत सारे होल्स, कोई दिक्कत नहीं है, बना लेते हैं। ठीक है, और ये बीच में क्या आएगा, आपका एक डिप्लीशन लेयर आएगा, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं डिप्लीशन रीजन, डिप्लीशन लेयर। ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे क्या होंगे, यहाँ पे होंगे इलेक्ट्रॉन्स,
यहाँ पे होंगे इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से, और यहाँ पे होंगे होल्स इस तरीके से। ठीक है, अच्छा आपको पता है कि इसके और इसके बीच में पोटेंशियल फॉर्म हो जाएगा जिसको हम बोलेंगे बैरियर पोटेंशियल। ठीक है, और एक चीज है जो आप नोटिस नहीं कर पा रहे हो कि ये जो होल्स है ये पॉजिटिवली चार्ज है, और ये इलेक्ट्रॉन ये नेगेटिवली चार्ज है। तो यहाँ से पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट हो जाएगी। पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट हो जाएगी। ठीक है, अच्छा ठीक है, जनरेट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो बैरियर पोटेंशियल हो गया, डिप्लीशन लेयर हो गया, और इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई इसके इसके बीच में। ठीक है, अच्छा अब हम क्या करते हैं, इस पूरे के पूरे सेटअप को कनेक्ट करते हैं एक सर्किट के साथ, फिर देखना कमाल क्या होगा। ये आपका पी टाइप है, तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इसको कनेक्ट करता हूँ पॉजिटिव नेगेटिव से। ठीक है, मैंने क्या किया, इसको ये पॉजिटिव ये नेगेटिव से कनेक्ट किया, तो ये पी टाइप पॉजिटिव से कनेक्टेड है, तो अब ये किसकी तरह बिहेव करेगा, ये बिहेव करेगा फॉरवर्ड बायस की तरह। ठीक है, अच्छा हम मान लेते हैं ये जो आपका पीएन जंक्शन डायोड बना है ऊपर, मान लेते हैं ये सिलिकॉन से बना हुआ है। तो सिलिकॉन के लिए वोल्टेज क्या होता है, 0.7 वोल्ट होता है, और हमने क्या किया, हमने यहाँ पे 0.7 वोल्ट अप्लाई किया है। ठीक है, और हम मान लेते हैं कि ये चेंजिंग वोल्टेज है। ठीक है, मतलब ये वोल्टेज को हम लोग चेंज कर सकते हैं। अच्छा एक और चीज देखो यहाँ पे, ये चेंजिंग वोल्टेज है। ठीक है, तो हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं। सिलिकॉन से हमने ये पीएन जंक्शन डायोड बनाया है, सिलिकॉन से मतलब इसको हम लोगों ने बनाया है, तो इसके बीच में जो वोल्टेज आ रहा है वो आ रहा है 0.7 वोल्ट का। क्लियर है, तो हम लोग मान लेते हैं शुरू में केस वन में यहाँ पे वोल्टेज था 0.1 वोल्ट, और यहाँ पे ऑलरेडी 0.7 वोल्ट है, तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा। यहाँ पे जो नॉर्मल सा डिफ्यूजन करंट फ्लो कर रहा है वो करंट यहाँ पे फ्लो होगा। ठीक है, यहाँ पे जो डिफ्यूजन करंट फ्लो कर रहा है वही करंट सिर्फ यहाँ पे फ्लो होगा। और अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं वी आई का, तो ये आपका वोल्टेज ये आपका करंट। ठीक है, तो आप जैसे जैसे नहीं नहीं, ये आपका करंट ये आपका वोल्टेज ना, एक मिनट रुक जाओ मैं क्लियर कर लूँ। ओके, करंट और ये आपका वोल्टेज, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने क्या किया, बेसिकली हमने पहले वोल्टेज बढ़ाया। ठीक है, 0.1 रखा हमने, तो यहाँ पे थोड़ा सा जो डिफ्यूजन करंट फ्लो कर रहा है वही कर रहा है। फिर हमने वोल्टेज को और बढ़ाया, 0.2 3 4 5 6 7, ऐसा हम लोग वोल्टेज को बढ़ाते गए। ठीक है, और फाइनली हमारा वोल्टेज अब 0.6 वोल्ट हो चुका है। ठीक है, और अभी भी करंट थोड़ा सा ही फ्लो कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो सिलिकॉन से हमने बनाया है उसका वोल्टेज जो होता है वो 0.7 वोल्ट होता है, तो जब तक उसके बराबर नहीं होगा तब तक ये इसको पार नहीं कर पाएगा, है ना, मतलब उसको तोड़ नहीं पाएगा। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि अभी भी करंट थोड़ा सा ही फ्लो हो रहा है, जो डिफ्यूजन करंट थोड़ा सा फ्लो कर रहा था वही फ्लो कर रहा है बस। ठीक है, ये डिफ्यूजन करंट जो थोड़ा सा फ्लो कर रहा था बस वही फ्लो कर रहा है। ठीक है, अब हम लोग मान लेते हैं कि हमने इसको 0.7 वोल्ट कर दिया। ठीक है, तो जब हम लोग इस सिलिकॉन वाले वोल्टेज के बराबर कर देंगे अपना वोल्टेज, तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं नी वोल्टेज। मतलब ये जो वोल्टेज हमने कर दिया इसके बराबर, इसको हम बोलते हैं नी वोल्टेज। ठीक है, और जैसे ही हमारा वोल्टेज इस वोल्टेज के बराबर होगा, तुरंत इसके अंदर होगा एक तगड़ा सा फ्लो ऑफ करंट इस सर्किट के कारण, जो हमने सर्किट से कनेक्ट किया है। ठीक है, और इसके कारण इसमें एक तगड़ा सा राइज आएगा करंट का, क्योंकि अभी तक डिफ्यूजन करंट थोड़ा सा वो इलेक्ट्रॉन होल्स की मूवमेंट के कारण फ्लो कर रहा था, लेकिन अब हमारा वोल्टेज जब 0.7 से ज्यादा हुआ, तो यहाँ पे करंट बहुत तेजी से फ्लो कर जाएगा, बहुत तेजी से फ्लो कर जाएगा। और क्योंकि ये पी टाइप पॉजिटिव से कनेक्टेड है, तो ये फॉरवर्ड वाइसिंग है, तो करंट इसमें बहुत तेजी से फ्लो करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक तेजी सा उछाल आएगा करंट में, और ये ऐसे करंट फ्लो कर जाएगा। ठीक है, V इक्वल टू आई आर फॉलो नहीं होगा, V इक्वल टू आई आर से तो ऐसे होना चाहिए, वो सब फॉलो नहीं होगा यहाँ पे। ये इस तरीके से बहुत ही तेजी से करंट यहाँ पे फ्लो कर जाएगा, जैसे ही नी वोल्टेज पार होगा तुरंत। नी वोल्टेज तक क्यों नहीं कर रहा था, क्योंकि 0.7 वोल्ट का इसका कंडीशन है। तो हमारा जब तक उससे ज्यादा नहीं होगा तब तक वो हमारा वाला करंट फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि हमारा तो उससे कम ही रह रहा है, तो वहां पे जो हो रहा था वही होता रहेगा। तो ये होता है नी वोल्टेज। नी वोल्टेज मतलब बेसिकली जब फॉरवर्ड बायसिंग में हम लोग कनेक्ट करते हैं इसको, ठीक है, तो जिस पॉइंट पर जिस वोल्टेज पर हमारा करंट फ्लो करना शुरू होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नी वोल्टेज। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अभी हम लोग क्या करते हैं ना, अभी हम लोग इसको रिवर्स बायसिंग करते हैं। तो इसी पे बनाओ या नया बनाओ, चलो मैं नया बना देता हूँ पॉज करके। ठीक है, देखो अभी हम लोगों ने यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम बना लिया। ठीक है, पी टाइप यहाँ पे नेगेटिव से कनेक्टेड है और एन टाइप यहाँ से पॉजिटिव से कनेक्टेड है, तो ये हो गई रिवर्स बायसिंग। ठीक है, ये क्या हो गई, ये हो गई रिवर्स बायसिंग। अब देखो इसमें होगा क्या, ध्यान से देखना इस चीज को। ठीक है, मान लो तुमने यहाँ पे कुछ वोल्टेज कनेक्ट कर रखा है। ठीक है, मान लो तुमने यहाँ पे कुछ वोल्टेज कनेक्ट कर रखा है, तो जब आप यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, तो यहाँ पे होल्स है, मतलब पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स हैं, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज कैरियर्स हैं। यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे पूरे होल्स हैं, मतलब जिसके कारण पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ पे आपने वोल्टेज कनेक्ट कर रखा है, अब आप क्या कर रहे हो, आप वोल्टेज को बढ़ा रहे हो। ठीक है, आप वोल्टेज को क्या कर रहे हो, बढ़ा रहे हो। तो हम लोग पुराने वाले ग्राफ में ही देखेंगे। अब आप लोग क्या कर रहे हो, वोल्टेज को बढ़ा रहे हो, तो यहाँ पे वही जो डिफ्यूजन करंट फ्लो कर रहा था वही करंट फ्लो होगा। ठीक है, यहाँ पे वही करंट फ्लो होगा और कुछ यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, अच्छा लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप वोल्टेज को अभी भी बढ़ाए जा रहे हो, वोल्टेज को बढ़ा रहे हो जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे बढ़ रही है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ पे कांस्टेंट रहना है तो क्या होना होगा, V इक्वल टू आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, सॉरी E इक्वल टू आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था dV बाई डी एक्स।
पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में? मतलब अरे यार, V इक्वल टू ई इंटू डी आपने पढ़ा था ना। V इक्वल टू कैपिटल ई इंटू डी, ये छोटा सा फॉर्मूला पढ़ा था ना, वोल्टेज इक्वल टू। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को कांस्टेंट रहना है और आप वोल्टेज बढ़ा रहे हो, तो बेसिकली इस डी को बढ़ना होगा। डी क्या है? बेसिकली डिस्टेंस है। तो होता क्या है, जब हम लोग रिवर्स बायसिंग करते हैं ना, तो ये जो डिप्लीशन रीजन है, इसकी लेंथ बढ़ते जाती है। ठीक है, तो बेसिकली ये जो डिप्लीशन रीजन का ये जो लेंथ है, ये लेंथ ऐसे बढ़ता जाता है, ऐसे बढ़ता जाता है, ये वाइड होता जाता है। ठीक है, आप वोल्टेज और बढ़ा रहे हो, ये और वाइड होता जाएगा, और वाइड होता जाएगा, और एक कंडीशन ऐसा आएगा, एक कंडीशन ऐसा आएगा जहां पे ये बहुत ज्यादा वाइड हो जाएगा, और उतना ज्यादा वाइड होने के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी, जिसके कारण यहाँ से जो होल्स हैं और इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो बहुत तेजी से फ्लो करेंगे। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स बहुत तेजी से फ्लो करेंगे, और जब वो यहाँ पे कोलिजन करेंगे, यहाँ पे जो एटम्स है उनके साथ जब ये इलेक्ट्रॉन कोलाइड करेंगे, ठीक है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो कोलाइड करेंगे, कोलिजन करेंगे, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज्यादा है, तो इसके कोलिजन के कारण यहाँ पे बहुत ही ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, बहुत ही ज्यादा हीट रिलीज होगी। सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा है। ठीक है, आप वोल्टेज को बहुत ज्यादा बढ़ा दिए, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे एक ब्रेकडाउन आएगा, तो ब्रेकडाउन आएगा तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे एक ब्रेकडाउन वोल्टेज पर करंट बहुत तेजी से बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक ब्रेकडाउन वोल्टेज आया, वी ब्रेकडाउन। ठीक है, आपने क्या किया, आप वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हो, वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हो, वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हो, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये रीजन ऐसे चौड़ा होता जा रहा है, चौड़ा होता जा रहा है, चौड़ा होता जा रहा है। तो कितना चौड़ा होगा भाई? एक पॉइंट तो ऐसा आएगा जहाँ पे डिप्लीशन रीजन किसी काम का रह नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि तब इलेक्ट्रॉन फ्लो करना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, ये जो डिप्लीशन रीजन है, डिप्लीशन लेयर मतलब ये वाली लेयर, रीजन मतलब ये वाला पूरा रीजन। ठीक है, तो वहां पे जो रीजन है, वहां पे आप कितना उसको वाइड कर सकते हो? जब बहुत ज्यादा वाइड हो जाएगा तो होल्स ऑब्वियसली वहां से जंप करेंगे, इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करेंगे, और वॉर हो ही जाएगी। और जब ये हो जाएगा, तो यहाँ पे बहुत ही तगड़ा सा करंट जनरेट होकर जाएगा, ये वाला। ये जो करंट हमने जनरेट करा दिया ना, ये बड़ा वाला करंट यहाँ पे जनरेट हो जाएगा, बहुत ही तेजी से बढ़ेगा। ठीक है, अब मान लो आपने वोल्टेज बहुत ज्यादा कर लिया, मान लो आपने कर दिया इसको 30-40 वोल्ट। ठीक है, आपने करंट मान लो आपने वोल्टेज मान लो 30-40 वोल्ट कर दिया, तो यहाँ पे एटम बहुत ही तेजी से जंप होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि एक्स तो अब मैक्सिमम हो गया, अब डी एक्स तो बढ़ नहीं सकता। वी इक्वल टू ई इंटू डी में डी तो मैक्सिमम हो गया, ये तो बढ़ नहीं सकता, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ना शुरू करेगी ताकि वोल्टेज कांस्टेंट रहे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब बहुत ज्यादा हो जाएगी, तो फिर क्या होगा, यहाँ पे मूवमेंट इनका बहुत ज्यादा हो जाएगा, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो कोलाइड करना शुरू कर जाएंगे, और इनके कोलिजन के कारण यहाँ पे एनर्जी रिलीज होगी, और जिसके कारण ये जो पीएन जंक्शन डायोड है ये बर्न हो जाएगा। पीएन जंक्शन जो डायोड है वो क्या होगा, वो बर्न हो जाएगा। ठीक है, तो अभी तक आपको ये समझ में आ जाना चाहिए था कि नी वोल्टेज क्या है, ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या है। ठीक है, फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होता है, ये आपका जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये आपको फॉरवर्ड बायसिंग वाले केसेस दिखा रहा है, और जो थर्ड क्वाड्रेंट है वो आपको रिवर्स बायसिंग वाले केसेस दिखा रहा है। इतना समझा? अच्छा, अब अगर हमारे पास कुछ रास्ता होता, ठीक है, अगर हमारे पास कुछ रास्ता होता जिस तरीके से हम लोग इसके बर्न होने को, ये पीएन जंक्शन डायोड को बर्न होने से अगर हम बचा पाते, तो बड़ा अच्छा होता। ठीक है, तो हम क्या करते हैं ना, इस पीएन जंक्शन डायोड में क्या कर देते हैं, डोपिंग कर देते हैं, बहुत ही ज्यादा हम लोग डोपिंग कर देते हैं। और जब पीएन जंक्शन डायोड में, पीएन जंक्शन डायोड में बहुत ही ज्यादा हम लोग डोपिंग कर देते हैं ना, तो इससे फॉर्म हो जाता है हमारा जीनर डायोड। सो जीनर डायोड इज अ नथिंग बट अ डोप्ड पीएन जंक्शन डायोड। पीएन जंक्शन डायोड में बहुत ज्यादा डोपिंग कर दो तो आपका फॉर्म हो जाएगा जीनर डायोड। तो जीनर डायोड में बहुत ज्यादा डोपिंग होती है, जिसके कारण ये बर्न नहीं होता है, करंट इसमें भी बहुत तेजी से फ्लो होता है, और वहां पे ब्रेकडाउन वोल्टेज को जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज बोलेंगे, करंट वहां भी बहुत तेजी से फ्लो होगा रिवर्स बायसिंग में, लेकिन ये बर्न नहीं होगा। ये होता है जीनर ब्रेकडाउन। ठीक है, अच्छा, चलो, तो इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब देखो यहाँ पे आप लोगों को वही दिया हुआ है। ठीक है, जीनर डायोड के बारे में सब कुछ दिया हुआ है, तो ये जीनर डायोड के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। जंक्शन ब्रेकडाउन समझ में आ गया आप लोगों को? ठीक है, तो जीनर डायोड के बारे में अभी हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ठीक है, अच्छा, चलो अभी हम लोग जीनर डायोड और नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड में क्या डिफरेंस होता है उसको थोड़ा सा समझ के हम लोग चीजों को समझते हैं। ये देखो आप लोगों को नी वोल्टेज यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, और ये जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज दिखाया गया है आप लोगों को। ये फॉरवर्ड करंट, ये रिवर्स करंट, वही रिवर्स बायसिंग में जो करंट आया था, ये सारी चीजें सेम टू सेम है। एक बार बस आपको रीडिंग लगानी पड़ेगी। अच्छा, यहाँ पे एवलांच ब्रेकडाउन दिखाया गया है, तो एवलांच ब्रेकडाउन क्या होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो, ये जो कोलिजन हो रहा था ना, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन था वो क्या हो रहा था, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन से कोलाइड कर रहा था, और कोलिजन हो रहा था। ठीक है, तो एवलांच इफेक्ट क्या होता है, देखो, एवलांच इफेक्ट क्या कहता है कि जैसे जब बर्फ पहाड़ों से गिरती है, ठीक है, छोटी सी एक लेयर होती है, वो आगे बढ़ती है और बर्फ से मिलके एक बड़ी लेयर बनती है, उससे और बड़ी लेयर बनती है, उससे और बड़ी लेयर बनती है, उससे और बड़ी लेयर बनती है, और फिर ऐसे बर्फ की जो छोटा सा बर्फ का टुकड़ा पहाड़ से गिर रहा था, वो गिरते 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 कितना बड़ा सा लैंडस्लाइड हो जाता है, वो हमें पता नहीं चलता। तो इसमें भी सेम चीज होती है। ठीक है, एवलांच इफेक्ट ये होता है बर्फ वाला। तो एवलांच ब्रेकडाउन क्या होता है, एवलांच ब्रेकडाउन क्या होता है,
जो एक इलेक्ट्रॉन है वो दो इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करता है, वो आगे चार इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करते हैं, वो आगे आठ इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करते हैं, वो आगे 16 इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करते हैं, मतलब ऐसे 32 इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करते हैं। ऐसी बहुत ही भारी ब्रेकडाउन यहाँ पे होता है, जिसको हम बोलते हैं एवलांच ब्रेकडाउन। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एवलांच ब्रेकडाउन एंड जीनर ब्रेकडाउन? जीनर ब्रेकडाउन में सिर्फ और सिर्फ करंट बहुत ही तेजी से फ्लो कर जाता है, बर्न नहीं होता है। लेकिन एवलांच ब्रेकडाउन में पीएन जंक्शन डायोड बर्न भी हो जाता है कई केसेस में। ऐसा नहीं है कि हर एक केस में बर्न ही करेगा, नहीं, हर कई केस में बर्न नहीं भी करता है। लेकिन एवलांच ब्रेकडाउन में बेसिकली करंट तो बहुत तेजी से फ्लो करता ही है। ठीक है, डिप्लेशन लेयर वहां पे मतलब डिप्लेशन लेयर यहाँ पे खत्म हो ही जाती है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा बढ़ते बढ़ते डिप्लेशन लेयर यहाँ पे खत्म हो ही जाती है, तो करंट बहुत ही तेजी से फ्लो कर ही जाता है एवलांच ब्रेकडाउन में। ठीक है, और साथ ही में बहुत सारे कॉलिजन्स भी होते हैं। लेकिन जीनर ब्रेकडाउन में कॉलिजन नहीं होता है, और कॉलिजन नहीं होता है तो हीट एनर्जी नहीं जनरेट होती है, हीट एनर्जी नहीं जनरेट होती है, इसके कारण बर्न नहीं होता है और डायोड आपका सेफली रह जाता है। क्लियर? अच्छा, तो ये आपको एवलांच ब्रेकडाउन और जीनर ब्रेकडाउन दिया हुआ था। हम्म। तो और कुछ तो यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। हम्म। तो वही सारी चीजें एक बार रीड करना, मुझे तो वही सब दिख रहा है। ठीक है, चलो हम लोग अभी आते हैं जीनर डायोड के बारे में सब कुछ जान लेते हैं, और जीनर डायोड की वर्किंग भी हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे फोटो डायोड, और फिर एलईडी, फिर सोलर सेल, और सोलर सेल के बाद हम लोग देखेंगे चलो एलईडी, सोलर सेल और फोटो डायोड। उसके बाद हम लोग देखेंगे ट्रांजिस्टर्स। ट्रांजिस्टर्स एक थोड़ा लंबा टॉपिक है, और ट्रांजिस्टर के बाद लॉजिक गेट्स आ जाएगा, जहाँ पे आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो अभी तक एकदम मक्खन की तरह समझ रहा है ना? चलो, सो आई एम हैप्पी कि आप लोगों को मक्खन की तरह समझ रहा है। चलो, अभी हम लोग देखते हैं एक नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड और एक जीनर डायोड में क्या फर्क है। ठीक है, मान लो आपके पास एक पीएन जंक्शन डायोड है। ठीक है, ओके। और जो जीनर डायोड होता है ना, ये हमेशा रिवर्स बायस्ड होता है, यूज्ड इन रिवर्स बायसिंग, इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग चीजों को चलते हुए चलते हैं, समझते हुए चलते हैं। ठीक है, अच्छा, तो मान लो आपका यहाँ पे नॉर्मल एक पीएन जंक्शन डायोड था। ठीक है, ये आपकी डिप्लेशन लेयर है, ये आपका पी, ये आपका एन। यहाँ पे डोपिंग वोपिंग नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे थोड़े बहुत होल्स होंगे और थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे एक डिप्लेशन लेयर है, ये आपका डिप्लेशन रीजन है, जहाँ पे ब्रेकडाउन, जहाँ पे बैरियर पोटेंशियल है। ठीक है, डिफ्यूजन करंट फ्लो हो रहा है, इसको हमने कनेक्ट कर दिया रिवर्स बायसिंग से। ठीक है, इस तरीके से रिवर्स बायसिंग कर दी हमने यहाँ पे। ठीक, इस तरीके से हमने इसको कनेक्ट कर दिया, रिवर्स बायसिंग हमने इसमें कर दी। ठीक है, तो आपको पता है कि यहाँ पे जैसे जैसे हम लोग वोल्टेज को बढ़ाते हैं, वोल्टेज चेंजिंग है, इस एरो का मतलब क्या होता है, इस एरो का मतलब वो वोल्टेज यहाँ पे चेंजिंग है। तो वोल्टेज जैसे जैसे हम लोग यहाँ पे बढ़ाते हैं, वैसे वैसे यहाँ पे बेसिकली जो डिप्लीशन रीजन है वो बड़ा होते जाता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रह जाती है। ठीक है, अच्छा, V इक्वल टू क्या होता है, ईडी, ईडी होता है ना, तो बेसिकली V अगर बढ़ा रहे हो तो D बढ़ता है और इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहती है। बट सम केस के बाद यहाँ पे एक ब्रेकडाउन आ जाता है। लेकिन जीना डायोड में क्या होता है, बहुत ही हैवी डोपिंग होती है। जीना डायोड में बहुत ही हैवी डोपिंग होती है, और ये जो डिप्लीशन लेयर होती है ना, ये बहुत ही थिन होती है। देख रहे हो कितनी थिन है? तो यहाँ पे आपका पी टाइप है, यहाँ आपका एन टाइप है। क्योंकि हैवी डोपिंग है तो यहाँ पे पी टाइप में बहुत ज्यादा होल्स होंगे। ठीक है, और क्योंकि हैवी डोपिंग है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स भी बहुत ज्यादा होंगे। तो भाई जितने मैं बना रहा हूँ उससे 10 गुना ज्यादा होते हैं, आप समझ लो। ठीक है, और जो नॉर्मल पीएन जंक्शन में बनाए उतने ही होते हैं उसमें। ठीक है, तो ये आपका पी हो गया, ये आपका एन हो गया। तो हैवी डोपिंग है, और ये भी है कि भाई ये जो डिप्लेशन लेयर होती है ये यहाँ पे पतली होती है, थिन होती है बहुत ज्यादा। ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है कि जब हम लोग इस केस में बढ़ाते हैं ना इसको, किसको, इस केस में जब हम बढ़ाते हैं इसको, ठीक है, वोल्टेज को, तो बेसिकली इस केस में क्या होता है कि ये जो आपकी डिप्लेशन लेयर है, ये तो चौड़ी होती है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज्यादा हैवी डोपिंग है, तो जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं ना, वो एवलांच इफेक्ट नहीं करते, मतलब उनमें एवलांच ब्रेकडाउन नहीं होता है। डिप्लीशन लेयर तो आपकी वाइड होती जाती है। ठीक है, जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ाते हो वैसे वैसे डी बढ़ता है, और आपकी जो डिप्लीशन लेयर है, वो जो डिप्लीशन रीजन है, ठीक है, वो धीरे धीरे वाइडर होता जाता है। लेकिन यहाँ पे बेसिकली एवलांच ब्रेकडाउन नहीं होता है, मतलब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है उनका कोलिजन नहीं होता है, और इलेक्ट्रॉन का कोलिजन नहीं होता है तो यहाँ पे हीट नहीं जनरेट होती है। ठीक है, और ऑब्वियस सी बात है, जब डिप्लीशन लेयर यहाँ पे वाइड होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है एक यहाँ पे पॉइंट आएगा, क्योंकि रिवर्स बायस है तो हम लोग ग्राफ ऐसे बनाएंगे, माइनस वी माइनस आई। ठीक है, तो जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ा रहे हो, बढ़ा रहे हो, बढ़ा रहे हो, बढ़ा रहे हो, एक पॉइंट आएगा जहाँ पे जीनर ब्रेकडाउन हो जाएगा। तो वी जेड से रिप्रेजेंट करते हैं जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज, और यहाँ पे तेजी से बहुत ही तगड़ा सा करंट यहाँ पे फ्लो कर जाएगा। ठीक, और क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का कोलिजन नहीं होता है तो यहाँ पे कोई हीट रिलीज नहीं होती है, और हीट रिलीज नहीं होती है इसके कारण ये कभी बर्न आउट नहीं होता है, तो जीनर डायोड को हम लोग प्रॉपरली इस तरीके से यूज कर सकते हैं। ठीक, और क्योंकि हाई डोपिंग है यहाँ पे तो इसके कारण यहाँ पे कोलिजन वगैरह इलेक्ट्रॉन का हो नहीं पाता है। ठीक, समझ में आ गया? अच्छा,
सो दिस इज इट अबाउट जीनर डायोड। अब इसकी वर्किंग को हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि जीनर डायोड वर्क कैसे करता है। इस चीज को एकदम रट्टा मार के रखना कि ये रिवर्स बायसिंग में वर्क करता है। ठीक है, अच्छे से इसको रट्टा मार के रखना। आ जाओ। अब आपके पास यहाँ पे एक सोर्स है। ठीक है, यहाँ पे आपका पॉजिटिव साइड है, यहाँ पे आपका नेगेटिव साइड है। ठीक है, आपका जो सोर्स है वो मान लो 1 से 6 वोल्ट के बीच में काम कर सकता है। अब मान लो इसको आपने कनेक्ट कर रखा है एक एलईडी से। आए, पेड़ पौधा क्यों बना रहे हो? ठीक है, मान लो इसको आपने कनेक्ट कर रखा है एलईडी से, जो काम करती है 2 वोल्ट पे। ठीक है, अच्छा। अब मान लो आपने सोर्स से, सोर्स मतलब वही आपका बोर्ड प्लग, प्लग मान लो इसको, प्लग है आपका ये, तो इस प्लग में आप इस एलईडी को कनेक्ट कर रहे हो। मान लो यहाँ पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस है और उससे आपने एलईडी को कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से 6 वोल्ट आएगा और एलईडी जल जाएगी हमेशा हमेशा के लिए। ठीक है, अच्छा। तो यहाँ पे तो एलईडी जल जा रही है क्योंकि ये 6 वोल्ट का और ये 2 ही वोल्ट का है। ठीक है, तो हमें कुछ ऐसा करना होगा कि वोल्टेज बीच में गायब हो जाए कहीं पे, ताकि यहाँ से अगर ज्यादा वोल्टेज आए तो ये उसको खा ले। और मतलब ज्यादा वोल्टेज आए तो बीच में कोई इसको खा ले, और 2 ही वोल्ट यहाँ तक पहुंचे और एलईडी प्रॉपरली बर्न, मतलब प्रॉपरली लाइट कर सके, बर्न ना हो जाए। ठीक है, तो हम लोग अगेन यहाँ पे सोर्स बनाते हैं। तो ये आपका पॉजिटिव साइड, ये आपका नेगेटिव साइड, ये आपका सोर्स है जो कि 1 से 6 वोल्ट के बीच में है। यहाँ पे आपकी एलईडी, ठीक, जो कि 2 वोल्ट पे काम करती है। हम क्या करेंगे ना, हम इस एलईडी के पैरेलल में लगा देंगे एक जीनर डायोड, क्योंकि जीनर भी पीएन जंक्शन डायोड ही होता है, तो उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका वैसा ही होता है। ये आपका पीएन जंक्शन डायोड हो गया। जीनर डायोड में बस क्या होता है, ये जो है ना, इसको हम लोग ऐसे दिखा देते हैं, इसका मतलब होता है रिवर्स बायस्ड। ठीक है, ये आपका एक जीनर डायोड है, ये आपका जीनर डायोड है। पीएन जंक्शन जैसा ही होता है, बस यहाँ पे थोड़ा सा मुंह ऊपर नीचे हो जाता है। ठीक है, और ये आपका एक पीएन जंक्शन डायोड है, तो ये इसके रिप्रेजेंटेशन का तरीका। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, एक जीनर डायोड लगा दिया। ये हमने क्या किया, एक जीनर डायोड लगा दिया। तो बेसिकली जैसे यहाँ से मान लो आप लोगों का 1 वोल्ट पे करंट आया, तो अगर 1 वोल्ट पे करंट आएगा तो जीना डायोड कुछ भी नहीं करता है, उसको पास होने देता है। अगर 1 वोल्ट का करंट आया तो, ठीक, अच्छा। क्यों? क्योंकि जो जीना डायोड का वोल्टेज है वो हम मान के चलते हैं कि भाई जीना डायोड का वोल्टेज है 3 वोल्ट। जीना डायोड का वोल्टेज हम मान के चलते हैं कि 3 वोल्ट है। तो बेसिकली यहाँ पे जब तक 3 वोल्ट से कम रहेगा तब तक जीना डायोड एक्टिवेट नहीं होगा। एक्टिवेट मतलब, एक्टिवेट मतलब ये जो ब्रेकडाउन हुआ था ना, ये जो ब्रेकडाउन हुआ था, ये ब्रेकडाउन तब तक नहीं होगा जब तक ये 3 वोल्ट का पास हो, इससे नहीं होगा। एक्टिवेट मतलब वही ब्रेकडाउन नहीं होगा। ठीक है, तो जीनर वोल्टेज यहाँ पे अगर 3 वोल्ट का है, तो यहाँ से 1 से 6 वोल्ट के बीच में यहाँ पे मान लो पहले क्या किया आपने, पहले आपने यहाँ से 1 वोल्ट भेजा। ठीक है, तो जब आप 1 वोल्ट भेज रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है जीनर वहां पे एक्टिवेट नहीं होगा और वो पूरा का पूरा एलईडी की तरफ चला जाएगा। ठीक है, अब मान लो आपने यहाँ से 2 वोल्ट भेजा, तो जब आप 2 वोल्ट भेजोगे तो अगेन ये डायोड आपका एक्टिव नहीं होगा। मान लो इसका एक्टिवेशन हम 2 वोल्ट पे ही मान लेते हैं। ठीक है, 2 वोल्ट से थोड़ा सा आपने कम भेजा, आपने 1.99 वोल्ट भेजा, तो अगेन वो एलईडी पे चला जाएगा, तो एलईडी लाइट अप करेगी। ठीक है, लाइट अप, लाइट अप। तो लाइट अप होगा एलईडी का, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन मान लो यहाँ से आपने वोल्टेज भेजा 3 वोल्ट का, तो अब तो भैया जीनर एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, सोर्स वोल्ट भी मैं 4 वोल्ट तक ही कर देता हूँ वरना एक कंडीशन गलत हो रही थी। तो अब आपका जीनर एक्टिवेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जीनर का वोल्टेज जो था वो 2 वोल्ट था, तो यहाँ पे इसका ब्रेकडाउन हो जाएगा अब, और यहाँ से 2 वोल्ट जो है वो जीनर आपका खा जाएगा और एलईडी की तरफ अब सिर्फ 1 वोल्ट जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है एलईडी यहाँ पे जलेगी नहीं। अब मान लो आपने यहाँ से 4 वोल्ट भेजा, तो अगेन जीनर एक्टिवेटेड है, तो वो 2 वोल्ट खा जाएगा और एलईडी की तरफ सिर्फ 2 वोल्ट आएगा और वो आराम से उसको यूज कर लेगा। ठीक, ओके, तो ये हो गया जीना डायोड का यूज। ठीक है, तो जीना डायोड क्या होता है, बेसिकली एक रिवर्स बायस्ड पीएन जंक्शन डायोड ही होता है और कुछ नहीं, जिसमें हैवी डोपिंग होती है। उसके बारे में लिखने आया तो कैसे लिखोगे, इसी तरीके से आप लोग लिख दोगे। ठीक है, सो दिस इज इट अबाउट जीना डायोड। वोल्टेज रेगुलेटर की तरह यूज करता है। जैसे आपने देखा ना, यहाँ पे 4 वोल्ट आ रहा था तो उसको कम करके 2 वोल्ट कर दिया, तो जीना डायोड जो होता है, ठीक है, ठीक है, जीना डायोड जो होता है आपका, वो बेसिकली रिवर्स बायस कंडीशन में यूज होता है। सबसे पहला पॉइंट, यूज इन रिवर्स बायस कंडीशन। ठीक है, और ये हैविली डोप्ड पीएन जंक्शन डायोड ही होता है और कुछ नहीं। हैविली डोप्ड पीएन जंक्शन डायोड ही होता है और कुछ भी नहीं। ठीक है, अच्छा। और इसमें ज़्यादा चार्ज कैरियर्स होते हैं, हैविली डोप्ड है तो इसमें ज़्यादा चार्ज कैरियर्स होते हैं, जिसके कारण ये बर्नआउट नहीं होता है और अपने काम को कंटिन्यू करता है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को इसका वर्किंग वगैरह समझ में आ गया होगा। और क्योंकि ये वोल्टेज वगैरह को बीच में खा जा रहा है, तो ये वोल्टेज रेगुलेटर की तरह एक्ट करता है। वोल्टेज रेगुलेटर की तरह एक्ट करता है। अब एक बार आप इसकी थ्योरी पढ़ोगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एप्लीकेशन वगैरह दिया हुआ है, तो कांस्टेंट वोल्टेज इट हैज द नंबर ऑफ एप्लीकेशन सच एज वोल्टेज रेगुलेटर, फिक्स्ड प्रेफरेंस वोल्टेज, पावर इन ट्रांजिस्टर। तो ये सब आपको याद कर लेना है क्योंकि इसमें आप लोगों को क्वेश्चन आ सकता है। चलो अभी हम लोग देखते हैं व्हाट इज फोटो डायोड। फोटो डायोड के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। आफ्टर फोटो डायोड यू हैव फोटो डायोड, फोटो डायोड के बाद है आपका
सोलर सेल, और सोलर सेल के बाद है आपका एलईडी। ठीक है। और ये सबके बाद आ जाएगा आपका ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर मतलब इजी सा टॉपिक है, उसके ऊपर आपको न्यूमेरिकल वगैरह एग्जाम में आते हैं। तो मैं फोटो डायोड, सोलर सेल और एलईडी के बाद इजीली आपको ट्रांजिस्टर करा दूंगा। एंड आफ्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक गेट, छोटा सा एक टॉपिक है, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक है। चलो, तो अभी हम लोग क्या शुरू करते हैं? अभी शुरू करते हैं फोटो डायोड। ठीक है। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट फोटो डायोड। फोटो डायोड क्या होता है? देखो, अब यहाँ से सारी चीजें आप लोगों के लिए काफी आसान रहने वाली हैं। अगर आपने पीएन जंक्शन डायोड समझ लिया तो बस, और कुछ नहीं चाहिए। देखो, ये एक स्पेशल टाइप का पीएन जंक्शन डायोड है जो कि लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ये क्या करता है? लाइट एनर्जी को लेता है, उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। बहुत ही सिंपल सी इसकी वर्किंग है। यहाँ पे जैसा डायग्राम बनाया है वैसा कुछ नहीं है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सी इसकी वर्किंग है। देखो, आपको पूरी वर्किंग समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। आ, आ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फोटो डायोड, डार्क करंट के बारे में लिखा है क्या? चलो, लिखा है। ओके, चलिए अभी हम लोग देखते हैं व्हाट इज दिस फोटो डायोड। देखो, सबसे पहले ये आपका क्या है? एक स्पेशल टाइप का पीएन जंक्शन डायोड ही है, और कुछ नहीं। स्पेशल टाइप ऑफ पीएन जंक्शन डायोड एंड नथिंग। ठीक है, तो ये एक स्पेशल टाइप का पीएन जंक्शन डायोड ही है, और कुछ नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक पीएन जंक्शन बना लेते हैं डायोड। ये हो गया आपका पी, ये हो गया आपका एन, यहाँ पे हो गया आपका डिप्लीशन लेयर। पी है तो यहाँ पे होंगे पूरे के पूरे पॉजिटिव चार्जेस, होल्स। ठीक है, और यहाँ पे होल्स है तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे होंगे इलेक्ट्रॉन्स। और यहाँ पे होंगे, एन है तो पूरे के पूरे नेगेटिव चार्जेस, दैट इज इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और यहाँ पे होंगे पूरे के पूरे होल्स। ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे बेसिकली आपका ये हो गया। पी वाला जो है वो नेगेटिव से कनेक्टेड है, रिवर्स बायस्ड है। ठीक है, ये हो गया आपका वी वोल्टेज, ये आपका नेगेटिव से कनेक्टेड है, ये आपका पॉजिटिव से। अब देखो होता क्या है, बहुत ही सिंपल सा इसका वो है, फंडा है। ये आपको यहाँ पे कुछ भी भारी नहीं लगेगा। देखो, सबसे पहली बात, ये आप लोगों का कुछ और नहीं बल्कि एक स्पेशल टाइप का पीएन जंक्शन डायोड ही है। तो इसमें हम लोगों ने शुरू में पढ़ा था कि यहाँ पे क्या होता है, एक पोटेंशियल बैरियर होता है। ठीक है। अच्छा, तो होगा क्या बेसिकली, ध्यान से देखो, होगा क्या, होगा क्या, होगा क्या। चलो, होगा क्या, बता भी दो यार क्या होगा। तो एक डिफ्यूजन करंट यहाँ पे ऑलरेडी फ्लो करता रहेगा। ठीक है। ठीक है, एक डिफ्यूजन करंट ऑलरेडी यहाँ पे फ्लो करता रहेगा। सो व्हेन देयर इज नो लाइट, जब यहाँ पे कोई लाइट नहीं है, तो भी यहाँ पे कुछ ना कुछ करंट फ्लो करता है डिफ्यूजन करंट के फॉर्म में। लेकिन फोटो डायोड के केस में हम उसे डिफ्यूजन करंट नहीं बोलेंगे, हम उसे बोलेंगे डार्क करंट। उसे हम क्या बोलेंगे? डार्क करंट। डार्क मतलब घना अंधेरा। डार्क मतलब तो घना होता है क्या, जो भी है। डार्क करंट मतलब बेसिकली जब लाइट नहीं है, लाइट के एब्सेंस में जो करंट फ्लो हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं डार्क करंट। ठीक है, लाइट के एब्सेंस में जो करंट फ्लो हो रहा है उसको हम बोलते हैं डार्क करंट। ऐसा समझ लो, जैसे इस सर्किट को आप रख दो किसी डार्क रूम में। डार्क रूम में अगर इसको आप रख देते हो तो ऑब्वियस ही बात है, वहां पर करंट फ्लो होगा इस सर्किट में, क्योंकि वहां पे लाइट नहीं है, लेकिन फिर भी करंट फ्लो हो रहा है ना। तो डार्क रूम में डार्क करंट फ्लो हुआ तो, सॉरी, डार्क रूम में करंट फ्लो हो तो उसको डार्क करंट बोलेंगे। तो जब यहाँ पे कोई लाइट नहीं थी तो भी यहाँ पे डिफ्यूजन करंट फ्लो होगा। मैंने आपको डिफ्यूजन करंट का फंडा बताया था ना, यहाँ पे, कहाँ पे, ये रहा। यहाँ पे मैंने तुम्हें डिफ्यूजन करंट का फंडा बताया था। तो डिफ्यूजन करंट जो फ्लो होता है ना, तो फोटो डायोड के केस में उसे हम डार्क करंट कहते हैं। ठीक है, तो जब कोई लाइट नहीं है तो यहाँ पे एक डार्क करंट फ्लो कर रहा है। तो अगर हम लोग इसका ग्राफ बनाना चाहेंगे, ठीक है, तो ये हम लोगों ने इसका ग्राफ बनाना चाहा, क्योंकि रिवर्स बायसिंग है तो यहाँ पे -V और -I थर्ड क्वाड्रेंट में इसका ग्राफ बनेगा। ठीक है, तो जब यहाँ पे कोई वो नहीं है तब भी यहाँ पे थोड़ा सा एक करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, जिसको हम बोल रहे हैं डार्क करंट। यहाँ पे एक आई फ्लो कर रहा है जिसको हमने बोला डार्क करंट। ठीक है, आपने क्या दिया, आपने क्या किया, यहाँ से हमने लाइट दी, हमने इस डिप्लीशन लेयर में लाइट दी। ठीक है, हमने क्या किया, इस डिप्लीशन लेयर में लाइट दी। तो लाइट देने के कारण, ठीक है, व्हेन लाइट इज गिवन, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन था, उस इलेक्ट्रॉन के अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी आई। और इलेक्ट्रॉन के अंदर जब एनर्जी आई तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन ने मूव करना शुरू किया बहुत ही तेजी से। और जब उसने मूव करना शुरू किया तो यहाँ पे बेसिकली ब्रेकडाउन हुआ, वोल्टेज का ब्रेकडाउन हुआ, और बहुत ही तगड़ा सा यहाँ पे करंट रिलीज हुआ। कि यहाँ पे वोल्टेज का ब्रेकडाउन हुआ, पहले वोल्टेज कुछ ऐसा था। ठीक है, जब एनर्जी हम लोग देते गए तो यहाँ पे वोल्टेज का ब्रेकडाउन हुआ और वोल्टेज एकदम तेजी से बढ़ा, और जिसके कारण यहाँ पे करंट फ्लो करना शुरू कर गया। तो बेसिकली यहाँ से लाइट गिरी, लाइट से इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली। लाइट मतलब क्या होता है? फोटोन, इसलिए इसका नाम है फोटो डायोड, फोटोन का डायोड। ठीक है, तो यहाँ पे लाइट एनर्जी से इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली। इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली तो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट बहुत तेजी से हुई, इलेक्ट्रॉन ने मूव करना शुरू किया। उसके मूवमेंट के कारण बेसिकली यहाँ पे जो वोल्टेज था वो बढ़ा, और वोल्टेज बढ़ते 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 वोल्टेज ब्रेकडाउन हुआ, और ब्रेकडाउन होने के कारण यहाँ पे तगड़ा सा करंट जनरेट हो गया, जिसको हमने बोला I1। ठीक है, वोल्टेज और बढ़ेगा, और तगड़ा करंट जनरेट होगा I2, और बढ़ेगा और तगड़ा करंट जनरेट होगा I3। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे I3 जो होता है वो I2 से बड़ा होता है और वो I1 से बड़ा होता है। इस तरीके से ऐसा सीन होता है इसमें। ठीक है, तो ये होता है आपका फोटो डायोड, सिंपल इजी।
चलो तो आप लोगों को सबको समझ में आ गया होगा, हम लोग रीड करना शुरू करते हैं एक बार। ठीक है। When PN junction diode is reverse bias, a reverse saturation current flows through a junction, ठीक है, which is known as dark current। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डार्क करंट बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक सैचुरेशन करंट तो फ्लो करेगा ही उस डिफ्यूजन के कारण, है ना। ओके। दिस करंट इज कॉल्ड द डार्क करंट इन अ फोटोडायोड बिकॉज इट फ्लोज इवन व्हेन द फोटोडायोड इज नॉट इल्यूमिनेटेड। जब लाइट नहीं है तो भी ये फ्लो कर रहा है। ठीक है। अच्छा, व्हेन अ पीएन जंक्शन इज इल्यूमिनेटेड, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होंगे डिप्लीशन रीजन में, और जो एनर्जी होगी फोटॉन्स की वो लार्जर होनी चाहिए बैंड गैप से। ठीक है। यहाँ पे जो बैंड गैप होता है सेमीकंडक्टर मटेरियल का आपको पता ही है, इसलिए रीड करना जरूरी है। देखो बहुत सारी चीजें मुझसे छूट रही थी। यहाँ पे जो बैंड गैप है, जो एनर्जी का गैप है, वो बेसिकली यहाँ पे है कुछ ना कुछ। ठीक है। तो जब यहाँ पे लाइट एनर्जी इंसिडेंट होगी तो वो बैंड गैप से जब ज्यादा एनर्जी हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन और होल्स जो हैं वो सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है। ड्यू टू द इंट्रिंसिक फील्ड प्रेजेंट इनसाइड द डिप्लीशन रीजन, ये फील्ड के कारण। ये और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो अट्रैक्ट हो जाएंगे एनोड की तरफ, और जो होल्स है वो अट्रैक्ट हो जाएंगे कैथोड की तरफ। ठीक है। अच्छा, तो मोर कैरियर्स एनोड कैथोड बल्कि कुछ नहीं, यही ये जो आपका पी है ना, पी टाइप, ये एनोड हुआ और ये कैथोड हुआ एन टाइप। ठीक है, समझे। सो फॉर कंडक्शन एंड रिवर्स करंट इज इंक्रीज, इस तरीके से फिर रिवर्स करंट आपका बढ़ते जाता है। और जो रिवर्स करंट है वो डिपेंड करता है कितनी इंटेंसिटी आप लाइट इंसिडेंट करा रहे हो। जितना ज्यादा उसकी इंटेंसिटी होगी, मतलब जितना ज्यादा आप उसको प्रोड्यूस कराओगे, जितनी ज्यादा इंटेंसिटी के साथ, उतना ही ज्यादा वहाँ पे एनर्जी मिलेगी, उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन होल्स पेयर जनरेट होंगे, और उतना ही ज्यादा वहाँ पे ये वोल्टेज बढ़ेगा और उतना ज्यादा करंट प्रोड्यूस होगा। ठीक। तो यही हो गया आप लोगों का। ये देखो यहाँ पे बेसिकली वोल्टेज यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ इस तरीके से, और उसके बाद वोल्टेज हो गया कांस्टेंट। ठीक। अच्छा, तो आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आ गई होंगी। आरडी क्या होता है यहाँ पे, आरडी होता है आपका डार्क रेजिस्टेंस विच इज मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज अपॉन डार्क करंट। मतलब जब डार्क करंट फ्लो हो रहा था तो उसमें रेजिस्टेंस कितना था उसको कभी निकालना है, तो उसके लिए ये फॉर्मूला होता है। ठीक है। चलो, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। अब इसके बारे में आप लोग लिख पाओगे, लिख पाओगे ना। एक बार रीड करना जरूरी है, तो एक बार रीड भी कर लेना तो आप लोग इजीली इसके बारे में लिख पाओगे। क्विक रिस्पॉन्स व्हेन लाइट एक्सपोज्ड टू लाइट, ठीक है, जैसे ही आप लाइट में डालोगे तुरंत फोटो डायोड वर्क करना शुरू कर देता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है। नेक्स्ट, लीनियर रिस्पॉन्स, द रिवर्स करंट इज लीनियरली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट। हाई स्पीड ऑफ ऑपरेशन, तेजी से होता है, लाइट वेट होता है, कॉम्पैक्ट साइज का होता है, रिलेटिवली लो कॉस्ट का होता है, कोई दिक्कत नहीं होती। डिसएडवांटेजेस क्या है, कि प्रॉपर्टी जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है। ठीक है। और लो रिवर्स करंट फॉर लो इल्यूमिनेटेड लेवल, मतलब इसलिए टेम्परेचर पर डिपेंडेंट है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे आपको टेम्परेचर मैनेज करना पड़ेगा, तो वो एक दिक्कत है। और यहाँ पे जो रिवर्स करंट है वो कम आएगा अगर कम इल्यूमिनेशन होगा, तो वो एक दिक्कत है। बट बहुत सारी चीजें इसमें अच्छी भी है, इल्यूमिनेशन तो आप मैनेज कर सकते हो ना। इल्यूमिनेशन मतलब लाइटिंग, लाइटिंग मतलब, अरे यार लाइट मतलब रोशनी, रोशनी जैसे आप बढ़ाते हो, ठीक है, दैट इज इल्यूमिनेशन। ठीक। काउंटर एंड स्विचेस, बर्गलर अलार्म सिस्टम, ठीक है, तो ये सारे इसके एप्लीकेशन हो गए। तो प्लीज इनमें से आप लोग दो तीन याद कर लेना। चलो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सोलर सेल और फोटोवोल्टिक सेल। ये सोलर सेल और फोटोवोल्टिक सेल में क्या होता है बेसिकली, ठीक है। चलिए, अभी हम लोग देखते हैं व्हाट इज फोटो सॉरी सोलर, ठीक है, सोलर सेल देखते हैं जो हम लोग क्या है सोलर सेल। अच्छा, तो सबसे पहले आप लोगों का जो सोलर सेल है सेम टाइप है, ठीक है, कुछ ज़्यादा नहीं है। देखते हैं सोलर सेल। ठीक है, सोलर सेल इज ऑल्सो नोन एज फोटोवोल्टिक सेल। सो इसके जो डेफिनेशन है वो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। तो सोलर सेल करता क्या है, बेसिकली सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। सोलर पैनल वगैरह जानते हो ना, वही चीज़ है। तो सोलर एनर्जी को क्या करता है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। यहाँ पे देखो जैसे लिखा है, इट कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है। अच्छा, देखो कैसे कन्वर्ट करता है। सबसे पहले आप लोगों का यहाँ पे होता है, ठीक है, पी एन जंक्शन से के ही फंक्शनिंग पर बेस्ड है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपका पी है, यहाँ पे आपका एन है। ठीक है। तो पी और एन बना लेते हैं सबसे पहले, बना लेते हैं। चलो, तो ये हो गया आपका पी एन, ये हो गया आपका पी एन। ठीक है। ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे एक डिप्लीशन लेयर बनेगी। ये जो लेयर होगी, ये जो डिप्लीशन लेयर होगी, यहाँ पे कोई चार्ज कैरियर्स नहीं होते हैं। अच्छा, चार्ज कैरियर्स क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि बेसिकली डिप्लीशन लेयर में जो इलेक्ट्रॉन है और जो होल है वो कंबाइन हो जाते हैं। वो कंबाइन होकर क्या हो जाते हैं, न्यूट्रल हो जाते हैं। जब ये कंबाइन होकर न्यूट्रल हो जाते हैं तो यहाँ पे कोई चार्ज बचता नहीं है। और पी के ऊपर क्या बच जाता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बच जाता है ना। और यहाँ पे क्या बच जाता है, यहाँ पे होल्स बच जाते हैं। यहाँ पे होल्स बच जाते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बच जाता है ऊपर। और बेसिकली एन है तो ऑब्वियसली यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होंगे नीचे की तरफ पूरे, और ऊपर की तरफ होल्स होंगे, जो कि मैं दिखा नहीं रहा हूँ। ठीक है, समझ जाओगे ना। पी है तो वहाँ पे पूरे होल्स होते हैं, और एन है तो यहाँ पे पूरे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, डिप्लीशन लेयर के आसपास क्या होता है, माइनस और प्लस चार्ज होता है। ठीक है। और जो डिप्लीशन लेयर होती है वहाँ पे क्या, वहाँ पे कोई चार्ज नहीं होता है। क्यों, क्योंकि जो ऊपर से इलेक्ट्रॉन था और नीचे से होल था, वो कंबाइन होकर क्या बन गया, कंबाइन होकर वो न्यूट्रल हो गया, तो वहाँ पे कोई भी चार्ज देखने को नहीं मिलता है। और ऐसी लेयर को हमने नाम दिया डिप्लीशन लेयर। ठीक है।
और ये हमने इस तरीके से इसको बना दिया। अब देखो हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग इसमें यहाँ पे लगाते हैं मेटल स्ट्रिप्स। यहाँ पे हम लोग इस तरीके से मेटल स्ट्रिप्स लगाते हैं, और जो एन टाइप का नीचे वाला पार्ट है यहाँ पे हम लोग मेटल प्लेट लगाते हैं। ये तो यहाँ पे हमने क्या लगा दी, यहाँ पे हमने मेटल प्लेट लगा दी। अच्छा, मेटल प्लेट लगाने का रीज़न ताकि वो कंडक्ट कर सके इलेक्ट्रिसिटी को। और यहाँ पे हमने लगा दी मेटल स्ट्रिप्स। ध्यान से देखना, हम लोग क्या करते हैं, इन मेटल स्ट्रिप्स को कवर कर देते हैं बाय ग्लास विंडो। अच्छा, ग्लास विंडो का ही यूज़ क्यों किया गया है, कोई वुडन विंडो या फिर ऐसा कुछ क्यों नहीं? क्योंकि ग्लास विंडो हम लोग इसलिए यूज़ कर रहे हैं ताकि जो भी सोलर रेडिएशन आए वो अंदर तक जा पाए। तो सोलर सेल करता क्या था वैसे, सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है ना। हाँ, सोलर एनर्जी को क्या करता है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ध्यान से देखो, बहुत ही चिंदी सी चीज़ है यार, कोई भारी चीज़ नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया आपका ग्लास विंडो, ठीक है। मान लो इसको मैंने कनेक्ट कर दिया एक सर्किट से, यहाँ पे रेजिस्टेंस है और यहाँ पे ये सर्किट ऐसे कनेक्टेड है। वहाँ पे यहीं पे वही दिखाया है, यहाँ पे भी आपको फिगर में वही दिखाया है, बस आरएचएस में एलएचएस में इसे कनेक्ट किया, मैं आरएचएस में कर रहा हूँ क्योंकि जगह नहीं थी, बात वही है, ठीक है। चलो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो वही चीज़ है। देखो, अब अगर आप नॉर्मल फिगर देखो तो नॉर्मल फिगर में देखो मेटल प्लेट है नीचे, और ऊपर की तरफ यहाँ पे फ्रंट कॉन्टैक्ट में यहाँ पे कुछ कुछ जगह छोड़ी हुई है जैसे सनलाइट आए। तो यहाँ से ये मेटल स्ट्रिप्स के बीच में से यहाँ से सनलाइट आ रही है, ठीक है, और यहाँ से ऐसे सनलाइट आपकी आ रही है। तो रेडिएशन जो है वो ऊपर से ऐसे नीचे की तरफ आ रही है और यहाँ जंक्शन तक पहुँच रही है। तो यहाँ से होगा क्या, यहाँ से इन इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलेगी और यहाँ से इन प्रोटॉन्स को एनर्जी मिलेगी। ये क्या है, बेसिकली ये आपका ग्लास विंडो है, ठीक है। ये आपका क्या है, ये आपका ग्लास विंडो है, ओके। तो यहाँ से जो लाइट्स आ रही हैं उसके कारण क्या होगा, इन इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलेगी, और इलेक्ट्रॉन्स को जब एनर्जी मिलेगी तो बेसिकली होगा क्या, ये आपके डिप्लेशन लेयर में क्या इलेक्ट्रॉन और होल्स का पेयर था, ठीक है, इलेक्ट्रॉन और होल्स का पेयर था, तो पेयरिंग टूटेगी और इलेक्ट्रॉन और होल्स जो होंगे वो सेपरेट होना शुरू होंगे। इलेक्ट्रॉन और होल्स जब सेपरेट होना शुरू होंगे तो होगा क्या, इस सनलाइट के कारण जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो नीचे की तरफ जाएंगे, और जब इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ जाएंगे, अच्छा नीचे की तरफ इलेक्ट्रॉन क्यों जा रहे हैं, क्योंकि उनको एनर्जी मिली है। जब उनको एनर्जी मिल गई इनफ तो वो होल्स की तरफ जाएंगे, अट्रैक्ट होंगे, और जो होल्स होंगे उनको भी तो एनर्जी मिली है तो वो इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो होल्स जा रहे हैं ऊपर प्लस चार्ज से मैं दिखा रहा हूँ, और इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं नीचे जिनको मैं ई माइनस से दिखा रहा हूँ। तो इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं नीचे, होल्स जा रहे हैं ऊपर। तो अगर होल्स ऊपर जा रहे हैं तो यहाँ पे पॉजिटिव जंक्शन क्रिएट हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन नीचे जा रहे हैं तो यहाँ पे नेगेटिव जंक्शन क्रिएट हो जाएगा, और इस पॉजिटिव नेगेटिव के कारण क्रिएट हो जाएगा यहाँ पे एक डेल्टा वी पोटेंशियल डिफरेंस, और इस पोटेंशियल डिफरेंस से यहाँ पे एक करंट हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं। और यहाँ लोड रेजिस्टेंस, अच्छा लोड रेजिस्टेंस अगेन आप पूछोगे क्या है, वो एक रेजिस्टेंस है। देखो, लोड रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि बेसिकली इसकी जगह हम लोग कोई डिवाइस लगा सकते हैं, अपना फ़ोन लगा सकते हो चार्ज के लिए, ठीक है, कोई एक सर्किट लगा, कुछ भी मतलब बल्ब लगा सकते हो, कुछ भी लगा सकते हो, उसको लोड रेजिस्टेंस बोलते हैं। लोड रेजिस्टेंस मतलब किसी भी इक्विपमेंट का रेजिस्टेंस, ऐसे समझ सकते हो, ठीक। तो हुआ क्या, सबसे पहले ये जो ग्लास विंडो थी, ठीक है, इससे पहले सनलाइट पास हुई, मेटल स्ट्रिप्स के बीच में जगह थी, तो उन जगहों से क्या हुआ, सनलाइट जो थी वो जंक्शन तक पहुंची, जंक्शन तक पहुंची तो वहाँ पे उनके इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिली, इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिली तो वो होल्स की जगह घुसे, और जब होल्स को एनर्जी मिली वो इलेक्ट्रॉन की जगह घुसे, तो होल्स गए ऊपर, इलेक्ट्रॉन गया नीचे, नीचे जनरेट हुआ नेगेटिव चार्ज, ऊपर जनरेट हुआ पॉजिटिव चार्ज, एक पोटेंशियल डिफरेंस आया और करंट फ्लो कर गया। सो दिस इज द वर्किंग ऑफ सोलर सेल। इजी ईजी है, या कोई डाउट है? सो दिस इज इट। यहाँ पे देखो आप लोगों को वही दिखाया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को देखो सेम दिखाया गया। ये आपका रियर कॉन्टैक्ट है, रियर कॉन्टैक्ट मतलब वही यहाँ पे मेटल प्लेट लगा रखी है, ये आपका पी रीजन, ये आपका एन रीजन, उल्टा भी दिखा सकते हो, ठीक है। और ये डिफ्लेक्शन लेयर, और फिर देखो यहाँ पे वही हुआ कि जो होल्स थे वो नीचे आए तो यहाँ पे पॉजिटिव जनरेट हुआ, और जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो ऊपर गए तो यहाँ पे नेगेटिव जनरेट हुआ। मैंने सर्किट को जस्ट उल्टा बनाया, फर्क नहीं पड़ता, आप मेरे जैसा बनाओगे तो भी नंबर मिलेगा, कोई नंबर नहीं घटेगा, ठीक है। सो दिस इज द वर्किंग ऑफ सोलर सेल। पढ़ लो एक बार, इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स आर जनरेटेड इन द डिप्लीशन रीजन ऑफ द पीएन जंक्शन, दीज आर फोटो जनरेटेड कैरियर्स, द इलेक्ट्रॉन एंड होल्स आर सेपरेटेड एंड कलेक्टेड एट द कैथोड एंड द एनोड रिस्पेक्टिवली, द कैरियर्स आर एक्यूमुलेटेड एंड जनरेट अ वोल्टेज अक्रॉस द सोलर सेल। वही है, कैथोड की तरफ आपका कौन जाएगा, कैथोड की तरफ आप लोगों का इलेक्ट्रॉन जाएगा और होल्स जाएंगे एनोड की तरफ, तो ऐसे वो कलेक्ट होंगे, ठीक है, क्योंकि कैथोड होता है नेगेटिवली चार्ज, तो उसकी तरफ होल्स जाएंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स जो भी है यहाँ पे, ठीक है, कैथोड की तरफ आपके इलेक्ट्रॉन जाएंगे और होल्स कहाँ जाएंगे आप लोगों के एनोड की तरफ जाएंगे। इस चीज़ को ध्यान रखना। चलो एक बार लिख देता हूँ, इलेक्ट्रॉन जो होगा वो कैथोड की तरफ जाएगा, ठीक है, और जो होल्स होंगे वो जाएंगे एनोड की तरफ, ठीक है, क्योंकि कैथोड जो होता है आपका वो ठीक है नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है, तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है तो ऑब्वियस ही बात है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन ही तो कलेक्ट होगा। हाँ हाँ, जैसे आपका नेगेटिव इलेक्ट्रोड है तो इलेक्ट्रॉन ही तो वहाँ पे एक्यूमुलेट हुआ होगा, और जो एनोड है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है तो वहाँ पे आपका होल्स कलेक्ट हुआ होगा, ठीक है। तो इस चीज़ को चाहिए तो ध्यान रखना, उतना खैर इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो कैरियर जो होता है एक्यूमुलेट होता है और यहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है, जिसके कारण यहाँ पे पावर प्रोड्यूस हो जाती है, ठीक है। अब ये स्टोर करके रखते हैं और आगे इसको यूज़ कर लिया जाता है। अब यहाँ पे वी कैरेक्टरिस्टिक दिया हुआ है आप लोगों को, वही चीज़ है, ठीक है। इस तरीके से ये आपका एक मैक्सिमम पावर पॉइंट होता है, ये एक आइडियल केस है जो आपको ब्लू से बनाया गया, और ये वो है, ठीक है। तो इसका ग्राफ उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वर्किंग वगैरह हो सकता है आ जाए, तो ये याद रखना, ठीक है। अब ये मटेरियल सेलेक्ट करने के लिए कुछ कंडीशन दी हुई है, ठीक है, मटेरियल सिलेक्शन के लिए वो देख लेना।
यूजेस क्या है, यूजेस तो आप जानते ही हो, यूजेस तो आप लोग जानते ही हो। चलो ठीक है, एक बार पढ़ लेना यूजेस वगैरह। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एलईडी, लाइट एमिटिंग डायोड। ठीक है, लेक्चर देखो और उसके बाद थोड़ी सी टेक्स्ट बुक रीड करो। ठीक है, और ये लाइट एमिटिंग डायोड के बाद एक बार आप ब्रेक लेना, उसके बाद ट्रांजिस्टर करना, क्योंकि ट्रांजिस्टर थोड़ा सा हार्ड है। तो ब्रेक लेना, उसके बाद लाइट एमिटिंग डायोड पढ़ना, सॉरी ब्रेक लेना उसके बाद ट्रांजिस्टर पढ़ना। तो लाइट एमिटिंग डायोड इज नथिंग बट एलईडी। तो आप ये देखते हो कि भाई पहले के टाइम पे हम लोग बड़े बड़े ट्यूबलाइट यूज़ करते थे, बड़े बड़े बल्ब यूज़ करते थे, तो उसके कारण पहले इलेक्ट्रिसिटी बिल बहुत आता था। पता है ना, पहले इलेक्ट्रिसिटी बिल बहुत आता था, लेकिन अब इलेक्ट्रिसिटी बिल कम हो गया है। क्यों? क्योंकि अभी जो हम लोग यूज़ करते हैं वो एलईडीज़ होती हैं। तो एलईडीज़ में कैसा, जितना आप एनर्जी दोगे ना वो पूरा का पूरा कंज्यूम करते हैं। पहले क्या होता था, हम बहुत ज़्यादा एनर्जी दे रहे हैं, वो थोड़ा सा एनर्जी लेके ग्लो होते थे, थोड़ा सा एनर्जी लेते थे, ग्लो होते थे, तो उसके कारण लाइट का बिल बहुत आता था। लेकिन अभी आप अगर 10 वोल्ट एनर्जी दे रहे हो, वो पूरा का पूरा ऑक्यूपाई करने की कोशिश करते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी बिल हम लोगों का कम हो गया है। ठीक है, तो लाइट एमिटिंग डायोड का वही फंक्शन ही होता है। तो is more commonly a diode which emits light when large forward current is passed through it। ठीक है, तो light emitting diode is a diode which emits light when large amount of current is forward passed, मतलब ये बेसिकली फॉरवर्ड बायसिंग पे वर्क करेगा। which emits light when large forward current is passed through it। ठीक है, हाई करंट जब पास होगा इसके थ्रू तो ऑब्वियस सी बात है ये क्या करेगा, लाइट एमिट करेगा। ठीक है, अच्छा तो इसकी वर्किंग वगैरह हम लोग देख लेते हैं। तो ठीक है, वर्किंग देख लेते हैं, और करेक्टरिस्टिक तो सिंपल है, वही है कि भाई जो ब्रेक डाउन आएगा वहाँ पे। चलो देखो, तो ये आपका हो गया पी एन जंक्शन। ठीक है, ये हो गया आपका पी, ये हो गया आपका एन, ये आपका कनेक्टेड है एक सोर्स से, ठीक है, एक बैटरी से। इस तरीके से क्या होता है बेसिकली, एक बल्ब जो होता है आपका वो इसी से तो कनेक्टेड होता है, सर्किट से ही तो कनेक्टेड होता है। ये आपका पॉजिटिव, ये आपका नेगेटिव। पॉजिटिव से कनेक्टेड होगा पी टाइप क्योंकि फॉरवर्ड बायसिंग पे काम करता है, नेगेटिव से कनेक्टेड होगा एन टाइप। यहाँ पे होगी डिप्लीशन लेयर। ठीक है, यहाँ पे होंगे सारे के सारे नेगेटिव चार्जेस, यहाँ पे होंगे सारे के सारे पॉजिटिव चार्जेस। ये तो यहाँ पे हो गए इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पे हो गए आपके होल्स। ओके, तो यहाँ पे सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स हो गए और नीचे सारे के सारे होल्स हो गए। ठीक है, और बाकी आपको पता है एन टाइप है तो यहाँ पे पूरे इलेक्ट्रॉन रहे होंगे जो मैं बना नहीं रहा हूँ, और यहाँ पी टाइप है तो सारे के सारे होल्स रहे होंगे जो मैं बना नहीं रहा हूँ। ठीक है, बाकी डिप्लीशन लेयर पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ये आपका डिप्लीशन लेयर है। ठीक है, और इसके ऊपर नीचे ये आपके इलेक्ट्रॉन वगैरह हैं। तो होता क्या है बेसिकली, जब आप यहाँ से करंट देते हो, ठीक है, तो फॉरवर्ड बायस है तो ऑब्वियसली यहाँ पे करंट फ्लो होगा। ठीक है, ऊपर से यहाँ करंट आया और उसके बाद करंट इस तरीके से आया। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे मान लो इसका जो पी एन जंक्शन है, इसका एनर्जी गैप मान लो 1.8 वोल्ट है। ठीक है, इसका मतलब ये है जब हम अपने वोल्टेज को 1.8 वोल्ट के आसपास कर देंगे, ठीक है, जब हम लोग अपने वोल्टेज को 1.8 वोल्ट के आसपास कर देंगे तो होगा क्या बेसिकली, जब हम लोग अपने वोल्टेज को 1.8 वोल्ट के आसपास कर देंगे तो ऑब्वियसली यहाँ पे ब्रेक डाउन होगा और करंट फ्लो कर जाएगा। ठीक है, तो जब हम लोग लार्ज अमाउंट ऑफ करंट पास करते हैं ना इसके थ्रू, तो होता ये है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं और होल्स हैं वो कंबाइन होना शुरू कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन और जो होल्स हैं वो कंबाइन होना शुरू कर देते हैं। ठीक है, कंबाइन होना शुरू करते हैं और वो पेयरिंग करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है, इलेक्ट्रॉन एंड होल्स का यहाँ पे पेयर फॉर्म होता है, और ऑब्वियस सी बात है जब पेयर फॉर्म होगा, ठीक है, जैसे आप रिएक्शन कराते हो तो दो एलिमेंट जब रिएक्ट करते हैं, जब बॉन्ड बनाते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है। वैसे जब इलेक्ट्रॉन और होल पेयर बनाएंगे तो यहाँ पे एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, यहाँ पे क्या होगी, एनर्जी रिलीज होगी, और जो एनर्जी यहाँ पे रिलीज होगी, ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन उठ के गए होल्स के पास, वहाँ से होल से उठ के आए इलेक्ट्रॉन के पास, तो इस तरीके से ऐसा कंबाइनेशन हुआ। यहाँ से इलेक्ट्रॉन एन टाइप है तो यहाँ पे सारे के सारे इलेक्ट्रॉन रहे होंगे, ये होल्स की तरफ गए, वहाँ से होल्स उठे इलेक्ट्रॉन की तरफ आए, क्योंकि आपने यहाँ से वोल्टेज दिया है, तो बेसिकली सब कंबाइन होना शुरू किया। और जब कंबाइन होना शुरू किया तो क्या होगा, यहाँ से लाइट एमिट हो जाएगी। कंबाइन होना शुरू किया तो एनर्जी रिलीज हुई, एनर्जी किस फॉर्म में रिलीज हुई, लाइट के फॉर्म में रिलीज हुई। इस तरीके से यहाँ पे लाइट रिलीज हो जाती है, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं लाइट एमिटिंग डायोड। ठीक है, अब इसका यूज़ वगैरह तो आप जानते ही हो। ठीक है, तो वर्किंग एक बार हम लोग पढ़ लेते, कुछ पॉइंट छूट गया हो तो। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को दिया हुआ है, व्हेन द डायोड इज फॉरवर्ड बायस्ड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सेमीकंडक्टर बैंड रिकम्बाइंस विद होल्स फ्रॉम द वैलेंस बैंड रिलीजेस सफिशिएंट एनर्जी टू प्रोड्यूस फोटोन विच एमिट्स अ मोनोक्रोमैटिक लाइट। ठीक है, दैट्स इट। सो बिकॉज ऑफ द थिन लेयर इट रीजनेबल, हाँ तो याद रखना लेयर इसमें थिन होती है। ठीक है, नंबर ऑफ दिस फोटोन कैन लीव द जंक्शन एंड इमिट कलर्ड लाइट। ठीक है, द अमाउंट ऑफ लाइट आउटपुट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फॉरवर्ड करंट, जितना आप करंट दोगे उतना ही ज़्यादा यहाँ पे लाइट एमिट होगी। ठीक है, फॉरवर्ड करंट हायर इज द लाइट, जितना ज़्यादा फॉरवर्ड करंट दोगे उतना ज़्यादा लाइट होगी। LEDs आर फैब्रिकेटेड बाय यूजिंग कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स विद एलिमेंट्स सच एज गैलियम, फास्फोरस, आर्सेनिक, इनको यूज करके ही बनाया जाता है। ठीक है, आप इनके प्रोपोर्शंस को अगर चेंज करोगे तो ऑब्वियस ही बात है अलग अलग कलर के लाइट आप लोग एमिट यहाँ से करा सकते हो।
ठीक है, लाइट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ, डिफरेंट वेवलेंथ, ठीक है, यहाँ पे याद रखना विजिबल वेवलेंथ कौन सी होती है, विजिबल वेवलेंथ 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर होती है, इसके आजू बाजू भी आप लोग एमिट करवा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल व्हेन एलईडी इज मैन्युफैक्चर्ड यूजिंग एल्यूमिनियम आर्सेनाइड, ठीक है, एल्यूमिनियम गैलियम आर्सेनाइड, तो वो किसकी एमिट करता है, इंफ्रारेड एमिट करता है, ठीक है। एलईडी मेड यूजिंग गैलियम आर्सेनिक फॉस्फाइड, तो वो एमिट करता है रेड और येलो लाइट, ठीक है। वेयर एलईडी मेड यूजिंग एल्यूमिनियम गैलियम और फॉस्फेट, तो वो एमिट करता है रेड और ग्रीन लाइट, ठीक है। और जब जिंक सेलेनाइड होता है तो वो प्रोड्यूस करता है ब्लू लाइट। तो आपके घर में अगर कोई नाइट बल्ब हो ब्लू कलर का, तो याद रखना उसमें कौन सा डायोड होगा, जिंक और सेलेनाइड का, ठीक है। तो ये इसका फॉरवर्ड करंट वगैरह हो गया, इस तरीके से ब्रेकडाउन, ठीक है। ओके, चलो, तो ये हो गया आप लोगों के लाइट एमिटिंग डायोड के एडवांटेजेस वगैरह, ये सब आप लोग एक बार पढ़ लेना, टेक्स्ट बुक लेकर बैठे हो गए आई हो, ठीक है, एक बार इनको पढ़ लेना आप लोग, एप्लीकेशंस भी पढ़ लेना। अभी हम लोग शुरू करते हैं व्हाट इज ट्रांजिस्टर, ठीक है। तो जिन्होंने अभी तक मतलब अभी तक लेक्चर देखा है अच्छे से, तो अभी तक आई थिंक ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है, ठीक है, मेरे ख्याल से अभी 1.5 घंटा हुआ होगा, चलो 1 घंटा 10 ही मिनट हुआ है अभी तो ठीक है, 1 घंटा 10 मिनट हुआ है अभी तक, तो 1 घंटा 10 मिनट हुआ है। अभी ये लेक्चर 50 मिनट और चले शायद, ठीक है, 50 मिनट और चलेगा शायद। तो ऑब्वियस ही बात है, यहाँ पे आपको एक ब्रेक ले लेना चाहिए, और ब्रेक लेके थोड़ा सा फ्रेश हो जाओ, उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे ट्रांजिस्टर, ठीक है, ट्रांजिस्टर इसके बाद शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए, चलो तो शुरू करते हैं हम लोग ट्रांजिस्टर्स, मैंने भी ब्रेक ले लिया ये नाश्ता ब्रेक, आ जाओ, ट्रांजिस्टर शुरू करते हैं हम लोग। सो व्हाट इज ट्रांजिस्टर, देखो अभी तक हम लोगों ने क्या किया, अभी हम लोगों ने पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर को ज्वाइन किया, तो उससे हमारे डायोड बने, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आपको बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर दिया हुआ है, ठीक है। सो आपको वही पढ़ना है, ट्रांजिस्टर्स में कौन सा पढ़ना है आप लोगों को, ट्रांजिस्टर वैसे 2 टाइप के होते हैं, लेकिन आपको पढ़ना कौन सा है, आपको पढ़ना है बीजेटी, बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, ये 2 टाइप का होता है, एक होता है एनपीएन और एक होता है पीएनपी। तो होता क्या है बेसिकली, ये जो एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है, इसमें एक एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है, आगे एक पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है, मतलब इसमें पी टाइप सेमीकंडक्टर जो होता है वो 2 एन टाइप सेमीकंडक्टर के बीच में सैंडविच्ड होता है, तो उसको हम बोलते हैं एनपीएन ट्रांजिस्टर। नेक्स्ट आता है पीएनपी ट्रांजिस्टर, जिसमें एक पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है, एक पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है, उसके बीच में एन टाइप सेमीकंडक्टर सैंडविच्ड होता है, और जो एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है उस वो यहाँ पे थिन लेयर बनाता है, ठीक है। तो बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर के यहाँ पे टाइप्स हैं, और इसमें डोपिंग वगैरह के ऊपर एमसीक्यूज आपको पूछता है, ठीक है, और लेयरिंग के विड्थ वगैरह के भी ऊपर पूछता है, तो इस चीज़ को याद कर लो, थिकनेस, ठीक है, और डोपिंग देख लेते हैं हम लोग, डोपिंग और थिकनेस इनकी, ठीक है। सबसे पहला आता है आपका एमीटर, ठीक है। अब इसमें जो पी एन पी है, इसमें से कोई 2 बिहेव करते हैं एमीटर कलेक्टर की तरह, और एन टाइप बिहेव करता है बेस की तरह। इसमें भी सेम चीज़ है, एन एन बिहेव करता है एमीटर कलेक्टर की तरह, पी बिहेव करता है बेस की तरह, ठीक है। अब ये क्या है, कैसे बिहेव करता है, कौन बिहेव करता है, वो थोड़ी देर में देखते हैं। फिलहाल याद रखो पी एन पी और एन पी एन, इन्हीं में से 3 है, ये तीनों बिहेव करते हैं, कोई एमीटर की तरह बिहेव करेगा, कोई बेस की तरह, कोई कलेक्टर की तरह, ठीक है। तो 3 है आपके यहाँ पे, एक एमीटर की तरह बिहेव करेगा, एक बेस की तरह और एक कलेक्टर की तरह। इसको अच्छे से याद रखना, जो आपका एमीटर होता है वो थोड़ा सा थिक होता है, ठीक है, मतलब इसकी लेयर जो होती है वो ज़्यादा थिक होती है, जो बेस होता है उसकी लेयर थिन होती है, ठीक है, और जो कलेक्टर होता है उसकी लेयर ज़्यादा थिक होती है, सबसे ज़्यादा थिक होती है, ये सो मोर थिक। नेक्स्ट जो डोपिंग होती है, जो आपका एमीटर होता है वो हैवीली डोप्ड होता है, ठीक है, जो आपका बेस होता है वो लाइटली डोप्ड होता है, ज़्यादा डोपिंग इसमें नहीं होती है, और जो कलेक्टर होता है वो मॉडरेटली डोप्ड होता है। तो सबसे पहली बात है, आपको कभी भी पीएनपी ट्रांजिस्टर एनपीएन ट्रांजिस्टर कोई भी क्वेश्चन आए तो उसमें 2 पॉइंट्स आपको यूँ ही मिल गए कि एनपीएन ट्रांजिस्टर में जो आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर है वो 2 एन टाइप सेमीकंडक्टर के बीच में सैंडविच्ड होता है। उसके बाद डोपिंग कितनी होती है, एमीटर की, बेस की, कलेक्टर की, और थिकनेस वगैरह ये होती है। ये आपके शुरू के 4-5 पॉइंट्स बन गए। तो ये बेसिक फेकम फाकी करने के बाद आप आंसर को शुरू कर सकते हो। उसमें ठोकम ठाकी भी कर दोगे तो 4 में से 2 नंबर, 2.5 नंबर तो फिक्स है, 4 नंबर चाहिए, पढ़ो अच्छे से फिर, ठीक है। सो दिस इज इट। अब हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। पहले आप लोगों को पीएनपी दिया हुआ है, हाँ देखो, सो इट इज़ थिक हैविली डोप्ड लेयर, हाँ तो वही चीज़ें लिखी हुई हैं, तो क्या इसको बताना, ठीक। और जो बेस होता है वो सेंट्रल लेयर होता है हमेशा, ठीक है। पीएनपी में एन होगा बेस और एनपीएन में पी होगा बेस, ठीक है। जैसे आप लोगों को देखो यहाँ पे एनपीएन दिखाया हुआ है, तो एनपीएन में देखो पी यहाँ पे थिन है, और पी एनपीएन में, हाँ एनपीएन, ये दोनों, तो बात तो वही है, ठीक है। तो दिस इज इट। अभी हम लोग चैप्टर शुरू करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये कनेक्टेड होते हैं। अभी हम लोग ट्रांजिस्टर की कन्फिग्रेशन देख लेते हैं। इसके कन्फिग्रेशन में से हमें कॉमन एमीटर पढ़ना है, आई गेस, कॉमन बेस वगैरह नहीं पढ़ना है ना, कॉमन एमीटर ही हमें सिर्फ पढ़ना है। ट्रांजिस्टर की देखो कौन कौन सी कन्फिग्रेशन हो सकती है। ट्रांजिस्टर की बहुत सारी कन्फिग्रेशन पॉसिबल है। कन्फिग्रेशन किस सेंस में मैं बोल रहा हूँ, जैसे मान लो आपका, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन में दिखाता हूँ। जैसे मान लो ये सीधी लाइन आपकी बेस है, ठीक है, यहाँ पे आपका एमीटर है और यहाँ पे आपका कलेक्टर है, ठीक है। तो होता क्या है बेसिकली, ये जो कलेक्टर वाला लेयर है, ठीक है,
ये आपका अर्ध होता है, ठीक है, इसकी अर्थिंग करा दी जाती है इस तरीके से। ये जो एमीटर है इससे यहाँ पे सर्किट को ज्वाइन किया जाता है, ठीक है, और ये जो बेस है इससे यहाँ पे इस सर्किट को ज्वाइन किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप चाहो तो वो बना सकते हो बैटरी, ठीक है, यहाँ पे आप बैटरी बना सकते हो इस तरीके से। ये हो गई बैटरी, ये नेगेटिव या पॉजिटिव ऐसे। तो बेसिकली कलेक्टर वाला यहाँ पे अर्थिंग करा दिया जाता है, एमीटर और बेस होता है। अब देखो कलेक्टर की जो एरो है वो कभी आपको ऐसी दिखाई देगी और कभी आपको उल्टी दिखाई देगी, ठीक है, इस तरीके से। तो ये कब कैसे दिखाई देता है वो हम कैसे पहचाने? देखो जब आपकी लेयर ऐसी हो, जब आपकी एरो नीचे की तरफ हो, तो याद रखना वो आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर है, ठीक है। मतलब ये होगा आपका पी टाइप, ये होगा आपका एन टाइप और ये होगा आपका एन टाइप, ठीक है, ऐसे, ठीक है। और जब एरो आपकी मतलब ये इस तरीके से होगा, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से, तो ये होगा आपका पीएनपी टाइप, ठीक है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखना। ये हो गया ट्रांजिस्टर का कॉन्फ़िगरेशन, रिप्रेजेंटेशन, जो कि हम लोग बोलते हैं। कई सारे लोग आपको ऐसा भी रिप्रेजेंट करके दिखाएंगे, यहाँ पे एक सर्कल बना देंगे और फिर उसके बाद रिप्रेजेंट करके दिखाएंगे। तो सिंपल सी बात है, उसमें कोई कंपलसरी नहीं होता है कि आपको सर्कल बनाना ही है, ठीक है। अब देखो मैं कहना क्या चाहता हूँ, देखो कॉमन एमीटर पढ़ना है ना हमें, हमें कॉमन एमीटर पढ़ना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हम क्या करते हैं, यहाँ पे एमीटर कर देते हैं और यहाँ पे कलेक्टर कर देते हैं। तो देखो हम क्या पढ़ना चाहते हैं, क्वांटिटेजर, यहाँ पे मान लो आपका ये ऐसे हुआ है प्लस माइनस, ठीक है। तो देखो पी टाइप यहाँ से पॉजिटिव से कनेक्टेड है और नेगेटिव यहाँ पे एन टाइप से कनेक्टेड है, तो ये हो गया फॉरवर्ड बायसिंग, ठीक है। चलिए, तो थोड़ा सा स्टॉपेज आ गया था, आई एम सॉरी फॉर दैट। देखो, अभी हम लोग कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा था, जैसे ही आपका एक ट्रांजिस्टर है, ठीक है, तो ये कौन सा हुआ, एनपीएन, ठीक है। सिमिलर टाइप में जैसे ही आपका पीएनपी भी हो सकता है, ठीक है, इस तरीके से पीएनपी भी हो सकता है। ये तीन टाइप के सेमीकंडक्टर हो, बट ये एमीटर और कलेक्टर पर डिपेंड करता है कि इन लोग कैसे हैं, है ना। अच्छा, तो यहाँ पे दो टाइप के ट्रांजिस्टर्स हैं, सॉरी, हाँ, बेसिकली दो टाइप के होते हैं, बीजेटी, एक एफईडी। बट बीजेटी आप लोगों को पढ़ना है, और बीजेटी में भी कौन सा पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ कॉमन एमीटर पढ़ना है। बट कॉमन एमीटर से मतलब क्या है उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखो, सबसे पहले अगर मैं इस वोल्टेज की बात करूं, तो ये वोल्टेज किसके किसके कारण होगा, इस सर्किट के कारण होगा, करेक्ट। तो यहाँ पे कौन है, बेस है और एमीटर है, तो इसको हम लोग बोलेंगे वीबीई। फिर अगर मैं सेकंड सर्किट की बात करूं, तो यहाँ पे जो वोल्टेज होगा वो किसके कारण होगा, वो होगा इस कलेक्टर और इस एमीटर के कारण, इसको बोलेंगे वीसीई, ठीक है। तो अगर आप एक चीज देख पा रहे हो, तो यहाँ पे एमीटर दोनों में है, तो इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर, ठीक है। एमीटर यहाँ पे दोनों जगह आ रहा है, तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर। सिमिलरली इसी तरीके से बेस और उसके होते हैं, ठीक। अच्छा, तो बेसिकली ये डिजाइंड कैसे होते हैं वो थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ, ठीक है। चलो, तो जैसे आप लोग को कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है, ठीक। तो वही होता है, ये बेसिकली आपका बेस हो गया, ठीक है, और ये ऐसा हो गया, ठीक है, ये आपका कलेक्टर हो गया और ये आपका एमीटर हो गया, ठीक है, ऐसे है। अब ये सर्किट देखो बनता कैसे, इतना बनाना तो रट्टा हो ही गया होगा। अब बस करना कुछ नहीं, इसको यहाँ ले जाके इस वोल्टेज से ज्वाइन कर देना है, और उसके बाद इसको यहाँ से एक्सटेंड करके रेजिस्टेंस लगा के इससे ज्वाइन कर देना है सोर्स से। और फिर ये जो तीसरा वाला बच गया, इसको आपको अर्थिंग करा देनी है। अर्थिंग करा देनी है मतलब इसका कोई सेंस नहीं है, ये अर्थिंग करा देना मतलब बेसिकली उसको खत्म कर देना, ठीक है। अच्छा, इसका वोल्टेज कहाँ पे दिखाया, यहाँ पे दिखाया, तो ये वोल्टेज भी दिखाना ज़रूरी है, तो यहाँ पे दिखा दो उसका वोल्टेज, ठीक। ये हो गया तुम्हारा वी बी ई, बेस और एमीटर का वोल्टेज। ये हो गया वी सी ई, कॉमन एमीटर, कलेक्टर और एमीटर का वोल्टेज, ठीक है। तो यहाँ पे एमीटर दोनों जगह पे आ रहा है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं कॉमन एमीटर वोल्टेज, ठीक है, कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर का कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। इस तरीके से पहले आपको ये याद कर लेना है। अब देखो, यहाँ पे जो आप लोगों का करंट थ्रू एमीटर होगा, ठीक है, एमीटर के थ्रू जो भी करंट होगा वो किसके इक्वल होगा, बेस के थ्रू करंट प्लस कलेक्टर के थ्रू करंट के। तो आई इक्वल टू क्या आएगा, आई बी प्लस आई सी, ठीक है। अब देखो कुछ पैरामीटर्स यहाँ पे डिफाइन है, तो उन पैरामीटर्स को आपको याद कर लेना है। सबसे पहला पैरामीटर यहाँ पे डिफाइंड है बीटा। बीटा क्या होता है, ये होता है करंट गेन। ये क्या होता है आपका, करंट गेन, विच इज कॉल्ड करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर, और उसको डिफाइन करते हैं आईसी अपॉन आईवी से। फिर एक होता है आप लोगों का कलेक्टर कर रेशियो, एक होता है कलेक्टर करंट और एमिटर करंट का, और उसको हम लोग डिफाइन करते हैं अल्फा से, ठीक है। ये आपको याद कर लेना है फिलहाल के लिए, ठीक है। तो उतना है नहीं कि भाई मैं आपको एकदम डिटेल में जाऊँ, तो उतना ही बता रहा हूँ जितना आपको ज़रूरत है। काफ़ी सारी चीज़ें मैंने वैसा बताई है ना, रिवीजन टाइप है बेसिकली ये कुल, ये सब पूरा, ठीक है। तो बीटा क्या हो गया आपका, आई सी अपॉन आई बी, ठीक है। सिमिलरली आईसी का आई के साथ रेशियो लोगे तो वो क्या हो जाएगा, हो जाएगा अल्फा। अब हम क्या करेंगे,
यहाँ से आई सी निकाल देंगे अल्फा के टर्म्स में, यहाँ से आई बी निकाल देंगे, या फिर ठीक है, यहाँ से आई सी निकाल दो अल्फा के टर्म्स में, तो वो हो गया अल्फा आई ई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ से आई सी निकाल दो, यहाँ से आपने आई सी निकाल दिया अल्फा आई, यहाँ से आई सी अगेन निकाल दो, तो वो इक्वल हो गया बीटा आई बी के। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेसिकली ये दोनों आपका इक्वल हुआ है ना, तो हम क्या करेंगे, इस रेशियो में पुट अप करेंगे। आई ई की जगह आप क्या रख दो, आई की जगह आप क्या रख सकते हो, बेसिकली हमें सब कुछ यहाँ से रिमूव करना है, आई बी आई सी सब कुछ हमें रिमूव करना है। तो आई की जगह आप यहाँ से रख सकते हो आई सी अपॉन एल्फा। ठीक है, तो ये हो गया आपका आई सी अपॉन एल्फा। ये आई बी की जगह आप क्या रख सकते हो, आई बी की जगह रख सकते हो आप आई सी अपॉन बीटा, और ये आई सी की जगह आई सी रहने दो। ठीक है, अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो तो आई सी कॉमन हो गया, तो हम क्या करेंगे, आई सी काट देंगे, तो ये आ जाएगा 1/अल्फा बराबर 1/बीटा प्लस 1। तो ये फॉर्मूला याद रखना, ये रिलेशन याद रखना, आपको क्वेश्चन आएगा डिराइव द रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। तो आपका अल्फा आ गया बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। सिमिलरली आप बीटा को अल्फा के टर्म्स में निकालना चाहो तो क्या कर सकते हो, क्या कर सकते हो, क्या कर सकते हो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करके निकाल सकते हो। फिलहाल एक फॉर्मूला याद रखो, और मैं रिकमेंड करूंगा ये वाला फॉर्मूला याद रखो। कभी भी आपको ट्रांजिस्टर के ऊपर नोट लिखने आया तो इसी तरीके से आपको लिखना है। ठीक, सिंपल है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होनी तो नहीं चाहिए। होता क्या है कि बेसिकली यहाँ से कलेक्टर करंट आता है, यहाँ से बेस करंट आता है, और ये दोनों की मदद से यहाँ से एमीटर करंट जाता है। ठीक है, और ये इस तरीके से कनेक्टेड है। ठीक, ओके, समझ में आ गया। चलो, तो देखो एक और बार बता देता हूँ अगर ना समझा हो। कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर बनाओगे कैसे, यहाँ बेस लगाओ, यहाँ कलेक्टर लगाओ, यहाँ एमीटर लगाओ। ठीक है, ओके, उसके बाद एमीटर की अर्थिंग करा दो, रेजिस्टेंस लगाना है तो लगा सकते हो, वरना नहीं लगाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसको एक्सटेंड करो, यहाँ रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा, ये हो गया सोर्स, ये हो गया आपका वोल्टेज, और यहाँ से भी इस तरीके से ऐसे एक्सटेंड करके ये हो गया। ठीक, तो ये हो गया तुम्हारा वी सी ई, ये हो गया तुम्हारा वी बी ई, यहाँ पे एमीटर कॉमन हो गया। इसके बाद हम लोग कुछ पैरामीटर्स डिफाइन करते हैं। पहला पैरामीटर होता है करंट गेन बीटा, जो कि होता है आई सी अपॉन आई ई। सिमिलरली अगर आई बी अपॉन आई हम लोग डिफाइन करें तो वो होता है आपका अल्फा। ठीक है, आई बी अपॉन आई ना, आई सी अपॉन आई और आई सी अपॉन आई बी। ओके, लिसन लिसन। ठीक है, आई सी अपॉन आई बी आपका बीटा होता है, और आई सी अपॉन आई आपका अल्फा होता है। आई सी अपॉन आई क्या होता है, आपका अल्फा होता है। अल्फा क्या होता है, आई सी अपॉन आई ई, ये दोनों को याद कर लो। उसके बाद आपको पता है आई बराबर होता है आई बी प्लस आई सी, तो आप आई की जगह क्या लिख सकते हो, आई सी अपॉन अल्फा, यहाँ से आई बराबर क्या हो जाएगा, आई सी अपॉन एल्फा। और आई बी की जगह आप क्या लिख सकते हो, आई सी अपॉन बीटा, और ये हो गया आपका आई सी। आई सी खत्म, तो 1/अल्फा बराबर 1/बीटा प्लस 1। इस तरीके से आप रिलेशन डिराइव करते हो, अल्फा बराबर बीटा अपॉन बीटा प्लस 1। और अगर आपको बीटा निकालना है अल्फा के टर्म्स में, तो उसको वो भी आप कर सकते हो, 1/अल्फा माइनस 1 बराबर 1/बीटा, तो 1 माइनस अल्फा अपॉन अल्फा बराबर 1/बीटा, तो बीटा बराबर आ जाता है अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो आपकी मर्जी, आप कौन सा फॉर्मूला याद करो, मैं तो यही रिकमेंड करूंगा कि ये बेसिक 3 फॉर्मूले याद रखो, ये 2 फॉर्मूले याद रखो। सॉरी, अरे यार स्ट्रोक इरेजर कहाँ गया, ये स्ट्रोक, हाँ। तो मैं क्या रिकमेंड करूंगा कि आप लोग बेसिकली ये दोनों फॉर्मूले याद रखो, और ये तीसरा फॉर्मूला याद रखो, दैट्स इट, और कुछ मेहनत नहीं करनी है। ठीक है, तो भैया भाई बीटा क्या होता है तुम्हारा, आई सी अपॉन आई बी। ठीक है, और अल्फा क्या होता है, आई सी अपॉन आई, और यहाँ पे एमीटर करंट इक्वल होता है कलेक्टर करंट प्लस बेस करंट के। ठीक है, अच्छा, कुछ यहाँ पे इनपुट करेक्टरिस्टिक्स है। इनपुट करेक्टरिस्टिक का मतलब क्या होता है कि वेरिएशन ऑफ बेस करंट विथ रिस्पेक्ट टू बेस एमीटर वोल्टेज, उसको हम बोलते हैं इनपुट करेक्टरिस्टिक। तो उसका वेरिएशन का जो ग्राफ यहाँ पे आता है वो आपके लिए ज़रूरी है, तो इस ग्राफ को आप लोग अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, कि इसका ग्राफ कुछ ऐसा आता है। ओके, नेक्स्ट है आउटपुट करेक्टरिस्टिक। आउटपुट करेक्टरिस्टिक में हम क्या करते हैं, वेरिएशन देखते हैं कलेक्टर करंट का। ठीक है, आउटपुट करेक्टरिस्टिक में हम क्या करते हैं, वेरिएशन देखते हैं कलेक्टर करंट का विद द रिस्पेक्ट टू कलेक्टर एमीटर वोल्टेज, उसको बोलते हैं आउटपुट करेक्टरिस्टिक, और उसका ग्राफ ऐसा आता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ओके, तो आई होप आप लोग इसको अच्छे से याद रखोगे। ठीक, चलो, तो ये हुआ ट्रांजिस्टर, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, एक और बार बता दूं, देखो इनपुट करेक्टरिस्टिक का मतलब क्या होता है, वेरिएशन ऑफ बेस करंट विथ रिस्पेक्ट टू बेस एमीटर वोल्टेज। मतलब ये जो इसका फर्स्ट वाला सर्किट है ना, वो इसका जो फर्स्ट वाला सर्किट है, ये वाला जो सर्किट है ना, वो ये रहा आपका बेस, सॉरी ये रहा आपका बेस, और ये रहा आपका एमीटर। तो बेस एमीटर वोल्टेज के रिस्पेक्ट में जो आप वेरिएशन देख रहे हो बेस करंट का, वो होता है आपका इनपुट करेक्टरिस्टिक। और वेरिएशन ऑफ कलेक्टर करंट विथ रिस्पेक्ट टू कॉमन एमीटर कलेक्टर एमीटर वोल्टेज, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं
आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, तो ये ग्राफ एक बार अच्छे से देख लेना, याद रहना चाहिए क्योंकि आपको एग्जाम में आ जाएगा। डिफाइन द इनपुट एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक फॉर बीजेटी ट्रांजिस्टर या फिर कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन ट्रांजिस्टर। तो आपको एग्जाम में सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर क्या होता है वो बताना है, उसका ट्रांजिस्टर बनाना है, फिर इनपुट कैरेक्टरिस्टिक का डिफाइन डेफिनेशन लिखना है, ये वाला ग्राफ बनाना है, फिर आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक का डेफिनेशन लिखना है, ये ग्राफ बनाना है। क्लियर? अच्छा, वर्किंग ऑफ द एम्पलीफायर। अब देखो आप लोग एम्पलीफायर को यूज कर सकते हो, सॉरी आप ट्रांजिस्टर को यूज कर सकते हो एज एन एम्पलीफायर भी। तो होता क्या है बेसिकली, ठीक है, होता क्या है कि जैसे आप लोग इसमें लूप लॉ लगाओगे, किरचॉफ लूप लॉ। किरचॉफ लूप लॉ क्या होता है आपको अच्छे से पता है, इसमें बार बार थोड़ी बताना है ना। तो इजी सी चीज़ है यार, इसके इक्वल होगा। ठीक है, और जब आप लोग इनपुट लूप में लगाओगे तो ये आएगा। ठीक है, व्हेन सम एसी सिग्नल इज अप्लाइड वी आई इज नॉट जीरो वी कैन राइट दिस इक्वल टू दिस। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली होता क्या है कि आपका जो करंट गया या फिर जो भी वैल्यू गई है वो थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, थोड़ा सा गेन आता है उसमें। तो इसमें क्या होता है, करंट गेन आता है, जो इसको जिसको हम लोग बीटा से डिफाइन करते हैं, आई सी अपॉन आई वी। ठीक है, ओके। सो इस तरीके से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, और वी आई आपका ये हो जाता है। फिर हम लोग यहाँ पे क्वांटिटी डिफाइन करते हैं, दैट इज वोल्टेज गेन। और वोल्टेज गेन क्या होता है, वी नॉट अपॉन वी आई। ठीक है, अब वोल्टेज कितना हुआ अपॉन पहले वोल्टेज कितना था, और फिर हम लोग ए वी का एक रिलेशन निकाल लेते हैं। ठीक है, सो ये ए पी और ए वी का रिलेशन हो गया। ठीक है, आप लोगों को ध्यान रखना है। कुछ नहीं समझा ना, आ जाओ समझाता हूँ। देखो, सबसे पहले आपका कॉमन कलेक्टर। देखो, सबसे पहले आप लोगों का यहाँ पे जो कलेक्टर वाला पार्ट है, ठीक है, उसमें जब आप लूप लॉ लगाओगे तो आपको क्या मिलेगा, देखो यहाँ से आपको मिल रहा है वी सी। ठीक है, और उसके बाद जब आप आगे बढ़ रहे हो तो यहाँ लोड रेजिस्टेंस से करंट आई सी जा रहा है, तो ये आपको पहला वोल्टेज मिल गया इस साइड का। ठीक है, ये कलेक्टर साइड का। और फिर इस बीबी के साइड का देख लो, बीबी के साइड का देख लो, बेस साइड का। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगा रहे हो तो ये वी बी ही आ रहा है पहले, और फिर जब आप आगे जा रहे हो तो आई बी इंटू आर बी आ रहा है। ये तो ये हो गया आपका दूसरे साइड का। अच्छा, तो बेसिकली यहाँ पे मान लो शुरू में जब आपने कुछ अप्लाई किया था तो वहाँ पे इनिशियल वोल्टेज अगर जीरो नहीं था तो उसका आप लोग सम इस तरीके से लिख सकते हो। ठीक है, कि वी बी ई प्लस वी आई इज इक्वल टू दिस ऑल। ठीक है, इन सभी के इक्वल होगा वो। कैसे हुआ समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? अरे भैया, जो आपने वोल्टेज दिया शुरू में और जो यहाँ पे बेस एमीटर वोल्टेज था वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो पहली बात तो बेस एमीटर वोल्टेज के इक्वल हो जाएगा। फिर उसके बाद आई बी आर बी, फिर यहाँ पे डेल्टा आई बी, और फिर आर बी प्लस आर आई, इनिशियल जो यहाँ पे रेजिस्टेंस वगैरह रहा हो उसके इक्वल। ठीक है, उसके बाद आपने वी आई को यहाँ से डिफाइन किया इस तरीके से। फिर उसके बाद आपने इसको लिख दिया डेल्टा एल बी आर आई। ठीक, फिर आपने क्वांटिटी डिफाइन किया बीटा, और बीटा होता है करंट गेन, करंट थ्रू कलेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू करंट थ्रू बेस। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पे इसको रिप्लेस कर दिया। ठीक है, ओके, इस चीज को आपने जीरो कर दिया, डेल्टा वी सी सी को जीरो कर दिया, क्योंकि जो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, द चेंज इन द बेस करंट कॉज changes in the collector current। ठीक है, IC, the load changes, this changes the voltage drop across the load resistance because VCC is constant, so we can write delta VCC बराबर जीरो। अगर VCC कांस्टेंट है तो मतलब उसमें चेंज नहीं आ रहा है, तो डेल्टा VCC यहाँ पे जीरो हो गया। तो डेल्टा VCC की एक वैल्यू आ गई माइनस आर एल और सी एल एल सी। ठीक है, ये आपकी वैल्यू आ गई। अच्छा, नेक्स्ट क्या बोला है, नेक्स्ट बोला है द चेंज इन आउटपुट वोल्टेज इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट। नहीं नहीं, ठीक है, आउटपुट वोल्टेज इज द आउटपुट वोल्टेज वी आई, सो वी कैन राइट वी आई इक्वल टू डेल्टा वी सी इक्वल टू बीटा ए सी आर एल डेल्टा एल बी। ठीक है, तो इस तरीके से डेल्टा आई बी, इस तरीके से इसको लिख दिया। और फिर यहाँ पे डिफाइन किया वोल्टेज गेन। वोल्टेज गेन क्या होता है, वोल्टेज गेन होता है फाइनल वोल्टेज अपॉन इनिशियल वोल्टेज। फाइनल वोल्टेज हो गया वी नॉट जो कि है डेल्टा वी सी, और इनिशियल वोल्टेज कितना रहा होगा, जितना यहाँ पे इनिशियली रेजिस्टेंस रहा हो इनटू जितना करंट रहा हो। तो ये हो गया आपका ए वी। ठीक है, यहाँ पे ए वी बेसिकली ये वैल्यू आ गई ए वी की। और फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, ए वी और एपी के बीच में रिलेशन ढूंढा। एपी क्या है आपका, एपी है आपका पावर गेन। पावर क्या होता है आप लोगों का, वोल्टेज इनटू करंट। तो यहाँ पे जितना आपने वोल्टेज गेन किया मल्टीप्लाई कर दो जितना करंट गेन किया, तो आपको क्या मिल जाएगा, पावर गेन। अरे भैया, जैसे आपको पावर का फॉर्मूला क्या था, पावर का फॉर्मूला था वोल्टेज इंटू करंट। तो जितना वोल्टेज गेन हुआ जितना करंट गेन हुआ उतना ही पावर गेन होगा। तो वोल्टेज गेन कितना हुआ है, ए बी, करंट गेन कितना हुआ है, ए बीटा ए सी, और ये हो गया आपका पावर गेन। ठीक है, तो थोड़ा इक्वेशन वगैरह आपको याद करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा आप लोग याद कर लेना। ठीक है, तो वर्किंग ऑफ द एम्पलीफायर का ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को डेरिवेशन आ जाएगा पावर गेन का, तो आप लोगों को ये थोड़ा सा याद रखना है, हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो,
आगे बढ़ते हैं, अभी हम लोग लॉजिक गेट्स देखते हैं। लॉजिक गेट्स में मैं आप लोगों को सारे टाइप के गेट्स बता देता हूँ, और दैट्स इट, उसके अलावा तो कुछ है नहीं। ठीक है, बाकी अगर कुछ डाउट आए तो आप लोग लाइव क्लास में पूछ लेना, क्योंकि मैं थ्योरी इसमें रीड नहीं कर रहा हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है बहुत सारे हो सकते हैं पॉइंट्स रह जाएं। तो एक बार आप लोग रीड करना, कुछ डाउट आए तो आप लोग पूछना नॉर्मल लेक्चर्स में। ठीक है, नॉर्मल लेक्चर्स या फिर लाइव आता रहूंगा तो उसमें पूछ लेना। चलो हम लोग डिस्कस करते हैं लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट्स क्या होते हैं? बेसिकली डिजिटल सिग्नल्स होते हैं जिन पर ये काम करते हैं। जैसे आपने स्विच सर्किट पढ़ा था ना लॉजिक मैथमेटिकल रीजनिंग में, सॉरी लॉजिक चैप्टर में, बस वही है ये। तो इसमें कई सारे डेट हैं, तो सबसे पहले सॉरी कई सारे गेट है। तो सबसे पहले यहाँ पे डिफाइन करता हूँ नॉट गेट। व्हाट इज नॉट गेट? नॉट गेट क्या होता है बेसिकली? नॉट गेट में जैसे आप इनपुट डाल रहे हो 1, तो ये आउटपुट क्या देगा? 0। मतलब इनपुट को क्या करता है? उल्टा कर देता है। या आप इनपुट डाल रहे हो 0 तो आउटपुट देगा 1। ठीक है, और इसकी बूलियन एक्सप्रेशन क्या है? सभी की बूलियन एक्सप्रेशन आपको पता रहनी चाहिए। ठीक है, ठीक है। इसका बूलियन एक्सप्रेशन क्या होता है वो भी आपको याद रखना है। y बराबर एक्स बार होता है। एक्स बार का सेंस क्या है कि मतलब बेसिकली वो उल्टा कर देगा, है ना। और इसका एक्सप्रेशन कैसे दिया जाता है? ऐसे सबके आप लोगों को ये क्या बोलते हैं इसको, सिंबल्स, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन आपको सबकी याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट आता है और गेट। और गेट क्या होता है बेसिकली? और गेट वही है जो डिसजंक्शन था मैथ में। ये तो ये आता है आपका और गेट। इतना भी आसान नहीं है, थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको। ये और गेट में क्या होता है बेसिकली? और गेट में देखो, जैसे यहाँ पे आपके दो इनपुट्स हैं, ए और बी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ऐसे इस तरीके से होता है, ये ऐसे टिल्टेड होता है, और ये आगे ऐसा मतलब आइसक्रीम जैसा होता है। ठीक है, इस तरीके से इसका एक्सप्रेशन होता है। तो यहाँ पे आता है वाई, और वाई किसके इक्वल होता है? ए प्लस बी के। और आपको यहाँ पे बूलियन एक्सप्रेशंस में एक चीज याद रखनी है कि 1 + 1 1 होता है, 2 नहीं होता है। ठीक है, बाकी सब सही है। तो इसका बूलियन एक्सप्रेशन है ए प्लस बी। ठीक है, तो मान लो कभी ए आपका इनपुट आउटपुट मतलब क्या? इनपुट मतलब आपका एक्स, और आउटपुट मतलब वाई यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे इनपुट का मतलब क्या है? यहाँ पे इनपुट का मतलब है ए और बी, और आउटपुट का मतलब क्या है यहाँ पे? वाई। आउटपुट का मतलब क्या है यहाँ पे भी? वाई। ठीक है, अच्छे से देखना, ध्यान से समझना। देखो मान लो आपने इनपुट 1 दिया, और आपने 1 दिया दोनों साइड से, तो होगा क्या? 1 + 1 कितना होता है? 1। क्योंकि इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या है? बूलियन एक्सप्रेशन क्या है इसका? इसका बूलियन एक्सप्रेशन है, बी ई से रिप्रेजेंट करता हूं मैं बूलियन एक्सप्रेशन। वो क्या है? वाई बराबर ए प्लस बी। ठीक है, जैसे मान लो आपने यहाँ से 1 दिया, यहाँ से 0 दिया, तो भी आंसर 1 ही आएगा। 1 + 0 भी 1 ही होता है। ठीक है, मान लो यहाँ से आपने 0 दिया, यहाँ से 1 दिया, तो भी 1 ही आएगा। यहाँ से 0 दिया, यहाँ से 0 दिया, तो 0 आएगा। तो ये आपका डिसजंक्शन कितना है? बस p की जगह 1 है और फॉल्स की जगह 0 है, दैट्स इट। नेक्स्ट आता है आपका एंड गेट। एंड गेट में क्या होता है? ध्यान से देखो, थर्ड आता है आपका एंड गेट। फिर मैं प्रैक्टिस पे कराऊंगा तो आपको लॉजिक गेट्स पूरा क्लियर हो जाएगा। एंड गेट में थोड़ा सा ऐसे हो जाता है। ठीक है, ये थोड़ा सा आगे से आइसक्रीम जैसा ना बन के ये ऐसा बनता है डी जैसा। ठीक है, तो ये डी बन जाता है इस केस में। तो एंड गेट का सिंबॉलिक मतलब बूलियन एक्सप्रेशन होता है वाई बराबर ए इंटू बी। बूलियन एक्सप्रेशन क्या होता है? वाई बराबर ए इंटू बी। ठीक है, ए इंटू बी। और अगर आप इसका इनपुट आउटपुट टेबल देखो, तो ये ट्रू फॉल्स, ये बेसिकली कंजक्शन जैसा हो गया। यहाँ पे इनपुट आउटपुट टेबल मैं थोड़ा सा बना देता हूँ आपके लिए। ठीक है, ये आपका ए, ये आपका बी, और ये आपका वाई। मान लो इनपुट 1 है और यहाँ से भी इनपुट 1 है, तो 1 1 जा क्या होता है? 1। मान लो इनपुट यहाँ से 0 है, यहाँ से 1 है, तो 0 1 जा 0। यहाँ से 1 है, यहाँ से 0 है, तो 0। यहाँ से 0 है, यहाँ से 0, यहाँ भी 0। ठीक है, ये इनपुट आउटपुट टेबल हो गया। समझ रहे हो ना? बेसिकली जिसको मैथमेटिकल रीजनिंग मतलब लॉजिक चैप्टर जिसको आता होगा उसको ये समझ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये नहीं समझ में आ रहा है तो समझ लो, बस बेसिकली इसी बूलियन एक्सप्रेशन के लिए मैं क्या कर रहा हूँ? टेबल लिख रहा हूँ। और 1 और 0 को लेके कितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल है कि या तो दोनों 1 हो जाए, या तो दोनों 0 हो जाए, या तो एक 1 एक 0 हो जाए, या तो एक 0 एक 1 हो जाए। यही केसेस तो पॉसिबल है, तो वही केसेस हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं। क्यों लिख रहे हैं आगे देखते हैं। नेक्स्ट आता है आपका नैंड गेट। हाँ, नैंड गेट है नेक्स्ट वाला। नैंड गेट क्या होता है बेसिकली? ध्यान से देखो, नेक्स्ट है आपका नैंड गेट। नंद गेट नहीं रे, नैंड गेट। ठीक है, नैंड गेट में क्या होता है कि बेसिकली वो एंड गेट का नॉट हो जाता है। मतलब यहाँ से तुमने एंड गेट बनाया, उसका नॉट कर दो, ये हो गया नैंड गेट। इसका बूलियन एक्सप्रेशन क्या होता है? इसका बूलियन एक्सप्रेशन होता है ए इंटू बी का कॉन्जुगेट। मतलब मतलब जैसे ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका वाई है। ठीक है, ये हो गया आपका इनपुट, और यहाँ से निकलेगा आपका आउटपुट। तो बेसिकली जैसे तुमने इनपुट मान लो 1 और 1 दिया, तो 1 1 जा कितना होता है? 1। लेकिन क्योंकि यहाँ पे बार बना हुआ है तो 1 का उल्टा हो जाएगा, दैट इज 0। मान लो तुमने 0 और 1 दिया, तो 0 1 जा कितना होता है? 0। लेकिन यहाँ पे बार बना हुआ है तो क्या हो जाएगा? 1। समझ रहे हो?
यहाँ से 1 यहाँ से 0, 1 0 क्या होता है 0, लेकिन यहाँ पे बार बना हुआ है, नैंड है, मतलब एंड का नॉट, नॉट एंड गेट। ठीक है, तो ये हो जाता है 1। ये 0 0 0 0 सा 0 होता है, बट बार लगा है तो 1 हो जाएगा। चलो पांचवा टाइप का गेट देखते हैं, दैट इज एक्सॉर गेट, आई थिंक, अच्छा नॉर गेट है। और नॉर गेट के बाद और या फिर एक्सॉर गेट है। चलो नॉर गेट देखते हैं अभी हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट आता है नॉर गेट। नॉर गेट में क्या होता है, नॉर गेट में और के ऊपर नॉट लग जाता है, तो वो हो गया नॉर गेट। ठीक है, मतलब अच्छा इसका रिप्रेजेंटेशन देख लो, जैसे ये आपका और गेट था ना, और के ऊपर यहाँ पे एक डॉट लग जाएगा। ये तुम्हारा और है बेसिकली, ये और के ऊपर एक डॉट लग जाएगा, तो ये नॉट हो गया। ठीक है, समझ रहे हो ना, बेसिकली नॉट गेट की सिंबल क्या होती है, ये डॉट, यही होता है नॉट का रिप्रेजेंटेशन, डॉट। तो बेसिकली जब भी आपको नैंड या फिर नॉर बनाना हो, तो बस एक डॉट लगा दो एंड या और के आगे, तो इसका बूलियन एक्सप्रेशन हो जाता है y इक्वल टू a प्लस बी का कॉन्जुगेट, मतलब बार। ठीक है, इनपुट आउटपुट लिख लो, समझ रहे हो ना बेसिकली। तो ये आपका a, ये आपका b, ये a प्लस बी का बार। चलो मान लो a 0 है, b 0 है, तो 0 प्लस 0 कितना होता है, 0 होता है, लेकिन बार लगाए तो वो 1 हो जाएगा। मान लो ये 1 है, ये 0 है, 1 प्लस 0 1 होता है, लेकिन बार लगाए तो 0 हो जाएगा। मान लो ये 0 ये 1 है, तो 0 प्लस 1 होता है, तो ये बार लगाए तो 0 हो जाएगा। मान लो ये 1 है, ये 1 है, तो 1 प्लस 1 2 होता है, सॉरी 1 प्लस 1 1 होता है इस दुनिया में। ठीक है, किसकी दुनिया में, लॉजिक गेट्स की दुनिया में। बट ये 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बार लगा हुआ है ना। लास्ट आता है और गेट। ठीक है, लास्ट आता है और गेट। और गेट क्या होता है बेसिकली, और गेट का आपको कोई सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया हुआ है, तो और गेट का बस बेसिकली आप क्या याद कर लो, अच्छा दिया हुआ है एक्सॉर गेट का, एक्सॉर गेट या फिर एक्सक्लूसिव और गेट, इसका दो नाम है। तो ये आप लोग खाली ऐसे ही याद कर लो, उतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके लिए बूलियन एक्सप्रेशन क्या होती है, इसके लिए बूलियन एक्सप्रेशन आप दो तरीके से लिख सकते हो, ये बोर्ड एग्जाम 2022 में आया था कि राइट द बूलियन एक्सप्रेशन फॉर दिस। ये होती है a प्लस माइनस बी। ठीक, तो इसको आप जब एक्सपांड करोगे तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, y बराबर a इंटू बी का बार प्लस a इंटू बी का बार, इस तरीके से। ठीक है, मतलब इसके लिए मैं बूलियन टेबल बना तो देता हूँ, बट इसका टेबल उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट बाकियों का है। ठीक है, ये तुम्हारा a, ये तुम्हारा b, और ये तुम्हारा y। मान लो तुम इनपुट यहाँ से दे रहे हो 0, मान लो तुम इनपुट यहाँ से 0 दे रहे हो, यहाँ से भी 0 हो रहे हो। ए बार का मतलब क्या है कि 0 का 1 बन जाएगा, बी तुम्हारा 0 है, ए तुम्हारा 0 है, बी बार क्या हो जाएगा, बी 0 है लेकिन बी बार क्या हो जाएगा 1, तो 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, तो तुम्हारा आंसर आया 0। अब मान लो यहाँ तुम 1 दिया है और यहाँ पे तुम 0 दिए। ठीक है, ए तुम्हारा 1 है लेकिन ए बार है, तो क्या बन जाएगा वो 0। फिर बी कितना है तुम्हारा 0, प्लस ए कितना है तुम्हारा 1, बी 0 है लेकिन बी बार क्या हो जाएगा, बी बार हो जाएगा 1, तो ये 0 प्लस 1, तो आउटपुट क्या आ गया 1, तो 1 0 देने पे 1 आता है। फिर मान लो ये तुम्हारा 0 है और ये तुम्हारा 1 है, तो इस केस में ए तुम्हारा 0 है। ठीक है, तो ए बार क्या हो जाएगा 1, और बी तुम्हारा 1 है। ए तुम्हारा 0 है, बी तुम्हारा 1 है, तो बी बार क्या हो जाएगा 0, तो 1 प्लस 0, तो ये कितना आ गया 1, ये आ गया 1। मान लो दोनों 1 है, तो होगा क्या, ए तुम्हारा 1 है तो ए बार हो जाएगा 0, बी तुम्हारा 1 है, कोई दिक्कत नहीं है, ए तुम्हारा 1 है, बी बार तुम्हारा 1 है, तो 0 हो जाएगा, 0 1 जा 0, 1 0 जा 0, तो ये आंसर आ गया 0, इस तरीके से। तो इस तरीके से आप इसका टेबल बना सकते हो, हालांकि इंपॉर्टेंट बूलियन एक्सप्रेशन है बस। ठीक है, तो आपको कोई क्वेश्चन तो नहीं दिया हुआ है, क्वेश्चन तो नहीं है, तो क्वेश्चन कहाँ से करवाऊँ मैं। चलो खुद से एक क्वेश्चन मैं बना देता हूँ, फिर जेई का एक पीवाईक्यू ढूंढ लिया जाए, क्या बोलते हो, जेई का कोई पीवाईक्यू ढूंढ लिया जाए ना। सेमी कंडक्टर्स, ओ भाई पॉज हो गया था क्या, कहाँ तक रिकॉर्ड हुआ है भाई, देखते हैं भाई कोई क्वेश्चन मिल जाए तो। कोई क्वेश्चन क्यों नहीं यार लॉजिक गेट्स पे। चलो कोई क्वेश्चन तो मिला नहीं, तो हम लोग ओ में देख लेते हैं, क्या पता कोई मिल जाए। आ जाओ यार क्वेश्चन। चलो ये जैसे बढ़िया क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो आप लोगों को क्या बोला हुआ है कि भाई इन चारों गेटों में से पहुंचाओ, पहचानो और कौन है, नॉर कौन है, एंड कौन है, नैंड कौन है। तो और कैसा होता है, बेसिकली मछली टाइप होता है ऐसा। ठीक है, नॉर बनाना है तो डॉट लगा दो। एंड कैसा होता है आपका, ऐसे होता है। ठीक है, नैंड बनाना है तो इसके आगे एक डॉट लगा दो। तो ये हो गया आपका नैंड, मतलब फोर्थ वाला नैंड है, तो यहाँ पे लास्ट वाला आंसर 4 है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। नॉर कौन से तुम्हारा 3 वाला। ठीक है, और कौन सा है तुम्हारा फर्स्ट वाला, तो 1 3 4 यही पूछा था, तो करेक्ट हो गया। इस क्वेश्चन में बोल रहे द फॉलोइंग ट्रूथ टेबल करेस्पॉन्ड्स टू विच लॉजिक गेट।
तो यहाँ पे आप लोगों का ए जीरो है, बी जीरो है, तो एक्स भी जीरो आ रहा है। ठीक है, ये जीरो ये वन है तो वन आ रहा है, ये वन ये जीरो तो वन आ रहा है, वन प्लस वन भी वन आ रहा है, तो ऑब्वियसली आपका और गेट है। ठीक है। और और यहाँ पे क्या बोल रहा है कि बेसिकली ए बी सी जो है यहाँ पे ये फॉर्म्स है, और आउटपुट कौन सा है? टू इनपुट ए और बी है और आउटपुट सी है। तो देखो इन क्वेश्चंस को कैसे करने का। यहाँ पे क्या बोला है, जब इनपुट जीरो है और इनपुट जीरो है तो आउटपुट भी जीरो आ रहा है, सी तुम्हारा आउटपुट है। जब इनपुट तुम्हारा वन है, आउटपुट तुम्हारा वन है, तो सॉरी दो इनपुट तुम्हारा वन है तो आउटपुट भी वन आ रहा है, मतलब जीरो जीरो पे जीरो आ रहा है, वन वन पे वन आ रहा है। अब तुम्हारा ए जीरो हुआ, बी वन है, लेकिन आपका आउटपुट जीरो आ रहा है। ए तुम्हारा जीरो है, बी तुम्हारा वन है, लेकिन आउटपुट जीरो आ रहा है। अब आपका ए वन हुआ, बी जीरो है, तो ये भी जीरो हो रहा है, मतलब किसी एक के भी जीरो होने से ये जीरो हो जा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है वो एंड गेट होगा। ठीक है, बढ़िया। अब जैसे इस क्वेश्चन में बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग गेट्स विल हैव एन आउटपुट ऑफ वन, तो पहला वाला देखते हैं। यहाँ पे वन है, यहाँ पे जीरो है, एंड गेट है। एंड गेट है तो वन इंटू जीरो करोगे तो इसका तो आंसर जीरो है, तो ये तो करेक्ट नहीं है। ऐसी सीटी के क्वेश्चंस करेंगे हम लोग खटाखट। एक्साइटेड हो? ये तुम्हारा नॉर गेट है, तो ये जीरो प्लस वन वन होता है, लेकिन क्योंकि नॉर है तो वन का जीरो हो जाएगा, ये भी नहीं है। ये तुम्हारा एंड गेट है, तो जीरो प्लस वन कितना होता है? सॉरी एंड गेट है ना, एंड गेट है तो क्या होगा बेसिकली जीरो इंटू वन होगा ना। एंड गेट है तो बूलियन एक्सप्रेशन क्या है, ए इंटू बी, तो जीरो इंटू वन जीरो होगा, लेकिन तुम्हारा नॉ नैंड है ये, एक डॉट लगा मतलब नैंड है, तो जीरो का वन हो जाएगा। तो ये तुम्हारा करेक्ट है। लास्ट भी चेक कर लो, जीरो प्लस वन वन तो हुआ, और गेट है तो जीरो प्लस वन वन तो हुआ, लेकिन नॉ नॉ मतलब नॉर लगाया आगे, नॉट लगाया आगे, वन का जीरो हो जाएगा, तो ये भी नहीं है। चलो नेक्स्ट। चलो जैसे ये क्वेश्चन है, ये आप लोग सॉल्व कर लेना चाहिए। तो ठीक है, करना क्या है बेसिकली, पहले यहाँ से जीरो जीरो आउटपुट दोगे, तो ये जीरो आउटपुट यहाँ जाएगा, यही जीरो आउटपुट यहाँ जाएगा, और यही जीरो आउटपुट यहाँ जाएगा, फिर यही जीरो आउटपुट यहाँ जाएगा। तो ये तुम्हारा कौन सा गेट है, ये तुम्हारा नॉर गेट है, तो जीरो प्लस जीरो जीरो होता है, लेकिन नॉर के कारण ये वन हो जाएगा। फिर यहाँ से वन यहाँ जाएगा, यहाँ से वन यहाँ जाएगा, और ये वाला जीरो यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। अब ये तुम्हारा जीरो है, ये तुम्हारा वन है, तो ये तुम्हारा नॉर गेट है, जीरो प्लस वन वन होता है, लेकिन नॉर होने के कारण ये जीरो हो जाएगा, और यही जीरो यहाँ जाएगा। फिर वन प्लस जीरो वन होता है, लेकिन नॉर होने के कारण जीरो हो जाएगा, और यहाँ भी जीरो हो जाएगा, तो जीरो प्लस जीरो जीरो होता है, लेकिन नॉर होने के कारण वन हो जाएगा। इसका मतलब जब इनपुट जीरो जीरो है तो आउटपुट वन आ रहा है, तो ये तो नहीं करेक्ट है। ये करेक्ट हो सकता है, या तो ये करेक्ट हो सकता है। ठीक है, चेक करते हैं, अभी एक और के लिए चेक कर लेते हैं। तो मैं क्या करता हूँ बेसिकली, सेकंड के लिए चेक कर लेता हूँ। जब एक जीरो है और दूसरा वन है तब क्या आ रहा है। ठीक है, जेई के मॉड्यूल्स हैं यार। तो मान लेते हैं ए तुम्हारा जीरो है और बी तुम्हारा वन है। देखो जीरो वन पे ये वन दिया है, ये जीरो वन पे जीरो दिया है, तो अब की बार आंसर तय हो जाएगा। ठीक है, जब ये जीरो है तो यहाँ भी जीरो जाएगा, मतलब बेसिकली जो वायर है ना उसको फॉलो करो, और जहां तक जा रहे हो वहां तक उस आउटपुट को ले जाओ, उस इनपुट को ले जाओ। ये जीरो यहाँ पर जीरो गया तो यहाँ भी जीरो आएगा, ये जीरो यहाँ पर जीरो गया तो यहाँ भी जीरो आएगा, ये वन तुम्हारा वन है तो यहाँ पर वन आएगा, यहाँ पर वन आएगा, और यहाँ से वन जाएगा तो यहाँ भी वन आएगा। अब ध्यान से देखो जरा, जीरो प्लस वन कितना होता है, वन होता है, लेकिन नॉर गेट है तो जीरो हो जाएगा, यहाँ भी जीरो जाएगा, और यहाँ पर भी जीरो जाएगा। जीरो प्लस वन वन होता है, लेकिन नॉर गेट है तो जीरो हो जाएगा। जीरो प्लस जीरो जीरो होता है, लेकिन नॉर गेट है तो वन हो जाएगा, तो यही वन यहाँ आएगा और यही जीरो यहाँ आ जाएगा। जीरो प्लस वन अगेन वन होता है, लेकिन नॉर गेट है तो जीरो हो जाएगा, इसका मतलब करेक्ट आंसर है डी। करेक्ट, बी रॉन्ग है। गुड। चलो ये क्वेश्चन होमवर्क में कर लेना, अब ज्यादा नहीं कराता यार, सीईटी में कराएंगे ना, टेंशन क्या लेती हो। सो दिस इज इट अबाउट लॉजिक गेट्स। बोर्ड्स में इतना कुछ नहीं आएगा, सिर्फ बोर्ड्स के लिए करना है तो बूलियन एक्सप्रेशन कर लो सभी के, और एक बार सिंबल्स याद कर लो। तो मैं आपको सिंबल्स एक बार रिवाइज करा देता हूँ, देखो। हाँ, जैसे तुम्हारा नॉट गेट था, ठीक है, सारे सिंबल्स और बूलियन एक्सप्रेशन में एक बार रिवाइज करा देता हूँ, आ जाओ। तो हमारे पास छः हैं टोटल, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। ठीक है, यहाँ पे हम लोग बनाएंगे सिंबल, यहाँ पर हम लिखेंगे बूलियन एक्सप्रेशन, बूलियन एक्सप्रेशन। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे और कुछ लिखना है क्या? नहीं, इनपुट आउटपुट टेबल आप लिख लेना। ठीक है, तो पहला है आपका नॉट गेट। तो नॉट गेट का सिंबल ऐसे होता है, एक ट्रायंगल, उसके आगे एक डॉट। बूलियन एक्सप्रेशन क्या होता है, वाई बराबर एक्स बार। एक्स जीरो है तो वाई वन आता है, एक्स वन है तो वाई जीरो आता है। नेक्स्ट आता है आपका और गेट। और गेट का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है इस तरीके से, दो लाइन, और ये थोड़ा सा मछली टाइप, मछली टाइप ही बनाता हूँ इस तरीके से। इसका बूलियन एक्सप्रेशन होता है ए प्लस बी। नेक्स्ट आता है एंड गेट। ठीक है, एंड गेट में क्या, ये थोड़ा आइसक्रीम जैसा बनता है ऐसे। तो वाई बराबर क्या आता है, ए डॉट बी। ठीक है, ये दोनों हैं आपके बेसिक गेट्स। कभी आपको कोई पूछे ऑड मैन आउट में आपको दे दे एंड गेट, और गेट, नॉट गेट एंड नैंड गेट, तो उसमें नैंड गेट ऑड मैन आउट होगा, क्योंकि बेसिकली वो बेसिक गेट नहीं है, ये सारे लॉजिक बेसिक गेट्स हैं, बेसिक लॉजिक गेट्स हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट आता है नॉर गेट। नॉर गेट में वही मछली ही बनेगी, लेकिन यहाँ पे एक डॉट आ जाएगा, तो इसका बूलियन एक्सप्रेशन होगा ए प्लस बी, फिर उसका कॉन्जुगेट। अच्छा नैंड गेट में क्या होगा, बेसिकली एंड गेट ही बनेगा। और जल्दी बैटरी लो हो गई यार, जल्दी कराता हूँ।
आइसक्रीम ही बनेगी लेकिन आगे एक डॉट आ जाएगा, तो वाई बराबर आ जाएगा ए डॉट बी का कॉन्जुगेट। लास्ट वाला है एक्सॉर गेट। ठीक है, एक्सॉर गेट में बहुत ही तगड़ा सा वो है, इस तरीके से ये बनता है, मुझे भी देखना पड़ेगा। खामोशियाँ, चलो सही है। ठीक है, तो ये आपका एक्सॉर गेट है, और गेट बनेगा, उसके पीछे ऐसे एक लाइन मार दोगे तो एक्सॉर गेट हो जाएगा। इसका बूलियन एक्सप्रेशन क्या है? इसका बूलियन एक्सप्रेशन है वाई बराबर ए प्लस के ऊपर ऐसा सर्कल और बी, या फिर इसका दूसरे तरीके से लिख सकते हो ए डॉट बी प्लस ए डॉट बी बार, इस तरीके से। सो दिस इज इट, टेक द स्क्रीनशॉट एंड रिमेंबर दिस एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन याद रहेगा तो टेबल बना लोगे, टेबल में ए बी आपका इनपुट होता है और बी आपका सी आपका आउटपुट होता है, मतलब वाई जो होता है वो आपका आउटपुट होता है और ए बी क्या होता है? इनपुट होता है। क्लियर कर लोगे? चलो, तो इसी के साथ सेमीकंडक्टर्स कंप्लीट हुआ। एक्चुअली मैं फेस्ट से आया था, रात के 1 बज रहे हैं, मेरा गला भी बैठा हुआ है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हल्ला गुल्ला हमने किया, लेकिन भाई कमेंट मैंने देखी, भाई जिद पे आ गए हो, तो मैंने बोला यार रिकॉर्ड करके मैं रात के 2 बजे डालूंगा लेकिन कंप्लीट करूंगा। ठीक है, अब इसके बाद जो चैप्टर्स बचे हुए हैं वो जल्दी आ जाएंगे, टेंशन मत लो। ठीक है, बोला था यार 10 तारीख तक करा दूंगा, अब 10 तारीख तक हो जाएगा, हो सकता है वीडियो अपलोड होने में 11 तारीख हो जाए, लेकिन सिलेबस तो हो जाएगा 10 तारीख तक। ठीक है, आप आराम से 10 दिन प्रिपेयर करो, और पीवाई क्यू एनालिसिस वगैरह बीच बीच में आता रहेगा। मिशन 2024 हमारा 30% तो सक्सेसफुल हो गया है, मतलब कंप्लीट तो हो गया, 30% सक्सेसफुल तो शायद ना भी हो। छोड़ो, ऑल द बेस्ट। ठीक है, थैंक यू सो मच। बैटरी लो हो रही है बाबा। ओके।